आसिम भाई, ओके। वेलकम वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट हाउ टू चूज अ थैंक यू। करियर। जी और बिल्कुल। आज के इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि करियर को कैसे चूज करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल करना चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए या जिनको कंसीडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो क्या है, उनमें से सही प्रैक्टिसेस क्या है, गलत प्रैक्टिसेस क्या है, और किस उम्र से करियर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या हो जाना चाहिए। और फिर इसी तरह से हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और ऑडियंस को ज़रा मैं बताता चलूँ, आसिफ खान इज़ अ लाइफ कोच, सर्टिफाइड लाइफ कोच और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, और एग्जेक्टिव कोचिंग भी कर रहे हैं, इसी तरह यूथ के साथ भी काम कर रहे हैं। और मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। सर आसिम, ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जो करियर काउंसलिंग है, बेसिकली करियर क्या है। अगर हम सबसे पहले करियर की बात करें, काउंसलिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले अगर हम ठीक करियर है। की बात करें कि करियर क्या है, तो ज़रा इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा शेयर करें। ठीक है। सबसे पहले तो ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। ठीक है, और आपको शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और हम इसको जनरल डिस्कशन ही लेके चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात ये आती है कि कैरियर क्या होता है, और जॉब और कैरियर में क्या फ़र्क है। ओके। बेसिकली जॉब वो चीज़ है जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है, या ऐसा काम जो आप अपने अर्निंग के लिए करते हैं, वो आपकी जॉब है। और जो ओके। कैरियर है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, या इट्स अ सीरीज ऑफ जॉब्स। ठीक है, ओके। जिसमें आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आपकी ट्रेनिंग मैटर करती है, प्लस आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। इस दिस होल लमसम इज नोन एज अ कैरियर। ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको इनिशिएट करें, देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। ओके, ठीक हो गया। बेसिकली जो करियर काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने जो कोई स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, जब उसने कुछ डिसीजन लेना है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने किस फील्ड के अंदर मैंने करियर को परसू करना है, राइट। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत सारे स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, और हर फैक्टर को कंसीडर करके हमने इसका फैसला करना होता है कि हमने किस फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर है। जो करियर काउंसलिंग की जो जो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो ऐसे होता है कि कोई एक एक्सपर्ट होता है जो करियर काउंसलर होता है, आप उसकी सर्विसेज लेते हैं, आप उसकी एक्सपर्टीज लेते हैं, और वो आपको हेल्प आउट करता है नैरो डाउन करने में। जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं करियर के हवाले से चूज़ करने के लिए, वो उनको नैरो डाउन करने में आपकी मदद करता है। वो आपकी हेल्प करता है आपको अपनी ज़ात के बारे में बेहतर समझने में, बेहतर जानने में, और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपके इंटरेस्ट, आपके पैशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो उन सब को कंसीडर करते हुए कौन सा करियर डोमेन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो ये फिगर आउट करने के अंदर आपको हेल्प आउट करती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम करियर काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे पास रास्ते होते हैं। हम उनको बारी बारी चेक करते हैं, कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि एंड पे हमारे पास 3 से 4 या 5 ऐसे ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनमें से अब हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है। और वो 4-5 वो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी वगैरह के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर हम उनमें से किसी को भी परसू करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग एक सक्सेसफुल करियर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके इसके अंदर क्या इनपुट होगा आसिम भाई, करियर काउंसलिंग के हवाले से। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन की है। बेसिकली जो काउंसलर है वो एक्सपर्ट होता है करियर के हवाले से, उसका अपना भी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मली लीड कर रहा होता है, अगर लीड ना भी कर रहा हो, ठीक है, वो इस अपनी फील्ड का, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। वो इन सारे प्रोसेस से ऑलरेडी खुद भी गुजरा होता है, और एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आगे लोगों को फिर गाइड करता है कि कौन सा करियर चूज किया जाए जिसमें वो ज़्यादा बेहतर एक्सेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, स्किल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाती हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड आ जाता है। ये सारी चीज़ें काउंट करके वो फिर आपको उस करियर की तरफ बताया जाता है कि आप ये वाला करियर चूज कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली इसमें एक सवाल ये होता है कि कौन सी एज जो है वो बेस्ट होती है करियर काउंसलिंग के लिए। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कोई एज मैटर नहीं नॉर्मली करती,
कि आप 10 साल की एज में लें या 20 साल की एज में लें। मुख्तलिफ राय हैं, जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जब आप 8th स्टैंडर्ड में हैं या 8वें ग्रेड में होते हैं तब से आपकी कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि फिर मैट्रिक में आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बाद सेकेंड ईयर या सेकेंड ग्रेड में ओ लेवल या ए लेवल में जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं आप उनको चूज कर सकें। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है ये एक प्रोसेस है। इसके बाद 13 to 17 इज ऑल्सो एज जिसमें आपकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। और एक राय ये भी आती है कि चूंकि हम कॉलेज क्लियर कर चुके होते हैं तो 17 to 23 इज द एज ब्रैकेट जिसमें आपकी काउंसलिंग होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये थ्रू आउट एक प्रोसेस है, ठीक है, जो इंसान को किसी भी लेवल पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक एज ब्रैकेट और दी जाती है जिसमें 40 to 50 की एज ब्रैकेट है। अच्छा, वहाँ पे नॉर्मल लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं या अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रहनुमाई है जहाँ पे लोगों को वक्तन फवक्तन इसकी ज़रूरत भी पड़ती रहती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसमें ये है कि अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि रिसेंटली एक रिसर्च आई है वन पोल वालों की तरफ से, जो यूके की एक इंटरनेशनल एजेंसी है। जब उन्होंने इस बारे में रिसर्च की तो उनके ख्याल के मुताबिक कि 5 से 5.5 साल की एज ऐसी है जब स्टूडेंट्स को या बच्चों को उनके कैरियर काउंसलर की तरह रागिब कर देना चाहिए। अच्छा, 5 साल का बच्चा जो है वो इतना फेमिलियर नहीं होता इन चीज़ों से, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो अल्टीमेटली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की बनती है कि पेरेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस हो ना हो। और हम देखें तो बच्चा जब 3 या 4 साल का स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं तो बच्चे को इस चीज़ की कोई समझ नहीं, उसके पेरेंट्स ही हैं जो सारा कुछ उसके सारे मामला करवाते हैं। हाँ, एक सर्टेन एज के ऊपर जो बच्चा है वो समझने लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है। एट द सेम टाइम पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी हर एक्टिविटीज़ को, डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें और ये देखें कि उनका ध्यान, उनका शौक, उनका इंक्लाइन किन चीज़ों की तरफ है। फिर उसी के थ्रू किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस की निस्बत वो बेहतर करियर चूज कर सकते हैं। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये जो आपने बात की ना 8th स्टैंडर्ड की, वैसे मेरा मानना भी यही है कि कम से कम 8th स्टैंडर्ड में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस है थोड़ा सा एक्सटेंसिव, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और ये कोई 2-3 दिनों की या 2-3 सेशंस की बात नहीं होती है। इसके अगर हम प्रॉपर करियर काउंसलिंग का प्रोसीजर देखें ना, तो जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स इस चीज पे गौर करें कि बच्चे क्या किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, बच्चों को ऑब्जर्व करें, तो इतनी स्मॉल डिटेल तक ये मैटर करता है कि हमने देखना होता है कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, हमने देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। फिर उसके बाद जब आप थोड़े बड़े होते हैं, आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी जब थोड़ी सी मेच्योर हो जाए, तो फिर हम पर्सनैलिटी असेसमेंट्स रिकमेंड करते हैं, जिससे आप पता चलता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है और किस डोमेन के अंदर आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा आसिम, यहाँ पर आपने जो पेरेंट्स की बात की है कि पेरेंट्स को नो हाउ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स को पता होना जरूरी है कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चे के पास, कहाँ कहाँ बच्चा जा सकता है, ये वो। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स को नहीं पता, हमारे यहाँ पेरेंट्स को बहुत कम फील्ड्स का पता है, बहुत कम करियर्स का पता है। और सबसे ज्यादा जो मसला हमारे लोअर पंजाब के अंदर देखा जाता है, लोअर सिंध के अंदर देखा जाता है, या केपीके के अंदर देखा जाता है, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ या नॉर्मल शहर जो मतलब लाहौर कराची जैसे बड़े शहर नहीं है, वहां पे ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स को सिर्फ एमबीबीएस का पता है या इंजीनियरिंग का पता है। ठीक है, अब बच्चा अगर आपका पढ़ने वाला है, बच्चा आपका लाइक है, तो वहां पे पेरेंट्स कहते हैं कि या तो ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, राइट? बिल्कुल देखी है। कितने साल पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि अगर मतलब लड़की होगी तो डॉक्टर होगी, लड़का होगा तो इंजीनियर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी चलता है कि थोड़ा सा अगर लाइक होगा तो डॉक्टर होगा, उससे थोड़ा लाइक होगा तो इंजीनियर होगा, उससे थोड़ा कम लाइक होगा तो आईटी में चला जाएगा, अगर बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा तो उसको आर्ट्स के अंदर भेज देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये मसला यहाँ पे ये है कि इस चीज से कि दुनिया में कितने करियर चल रहे हैं, दुनिया में कितनी फील्ड्स हैं, कितनी डोमेन्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? अब पेरेंट्स को तो नहीं पता। अब हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि एक तो हम पेरेंट्स को एजुकेट करें और उनका एजुकेट होना बनता भी है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है वो ये है कि स्टूडेंट या जो बच्चा है, जैसे आपने बताया कि उसको चीजों की इतनी समझ बूझ नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने अपने बड़ों की तरफ देखना है, उसके बड़े जो कह रहे हो
होंगे उसने उनको मानना है। अब बड़े कौन है? बड़े दो ही होते हैं, एक होते हैं पेरेंट्स, एक होते हैं टीचर्स। ठीक है, अब पेरेंट्स की हमने बात की है कि पेरेंट्स को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। पेरेंट्स देखो, जो बाप है वो अपना कारोबार के अंदर, अपने रोजगार के अंदर, वो उन चीजों के अंदर मसरूफ है। ठीक है, वो बेचारा सुबह से, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जहां पर अब्बू जाते हैं सुबह दुकान पे और रात को ईशा के बाद दुकान बंद करके अब्बू वापस आते हैं। ठीक है, तो अब जो बंदा सुबह से लेके रात तक दुकान के अंदर है, अब मुझे बताओ उस बेचारे को क्या पता कि दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, या दुनिया के अंदर कितनी नई फील्ड्स आ चुकी हैं, नई डोमेन्स आ चुकी हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पे दुनिया में है, उसको नहीं पता। तो जब नहीं पता तो वो बच्चों को गाइड भी नहीं कर सकता। दूसरी बात आती है टीचर्स की। अब जो स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं, अब उन टीचर्स का भी इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। देखो, 8 स्टैंडर्ड का जो टीचर है, आपको पता ही है, आपने भी इसी यहीं से आप पढ़ लिख के ऊपर आए हैं, 8 स्टैंडर्ड का जो टीचर होता है उसका कितना एक्सपोजर होता है करियर वगैरह के हवाले से। तो अब जो 8th 9th 10th या ओ लेवल्स की बात करें, उसमें अगर वो बच्चा अपने टीचर से पूछता है सर मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सर बेचारा जितना उनकी नॉलेज में होता है ना सर की, सर उस हिसाब से उनको गाइड कर देते हैं कि बेटे आप बायो रख लो, आप मैथ्स रख लो, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, आप ये कर लो। बच्चा जिन दो सोर्सेज को देख रहा है, उन दोनों को ही वो उतना नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पर रोल आता है करियर काउंसलर का। बिल्कुल, जो बंदा एक्सपर्ट हो, जिसको नॉलेज का पता हो, जिसकी, जैसे अभी आपने एक रिसर्च की बात की है, ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, आप इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि यार करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का बंदा होता है जो करियर काउंसलर होता है, जो करंट इश्यूज से फेमिलियर होता है, जिसको पता होता है कि दुनिया में क्या क्या इनोवेशन हो रही हैं, क्या क्या नई फील्ड्स आ रही हैं, और हर फील्ड का बंदा कहाँ कहाँ पर एक्सेल कर रहा है। राइट, तो उसके पास ये नॉलेज होता है। अब करियर काउंसलर का रोल आता है कि बच्चों को उसके पास जाना चाहिए और उससे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। आसिम, आपका क्या ख्याल है कि करियर काउंसलर हमारे यहाँ मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर है? आपका जितना भी एक्सपीरियंस गुजरा है। अच्छा, मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग के हवाले से ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरे ख्याल से मे बी 1 और 2%, ये भी शायद मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, कि यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे शायद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर आगे करियर काउंसलिंग का शायद चंद एक आध यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये डिपार्टमेंट है। अदरवाइज विद पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, बेसिकली करियर के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं ये कंबाइन एफर्ट है। इसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, आपकी एजुकेशन सिस्टम भी है, आपकी पूरी कम्युनिटी है और आपकी गवर्नमेंट भी है। ये 4 पिलर्स हैं जो मिलके इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जिस रिसर्च की मैंने बात की है जो इंटरनेशनली कंडक्ट की गई है, उसी रिसर्च में ये कहा गया है कि मोर देन 75% पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो स्टेम वाली फील्ड में जाएं। अब व्हाट इज स्टेम? STEM, ठीक है। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथ। और अगर हम पाकिस्तान का भी सिनेरियो देखें तो नॉर्मली डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और जिस तरह आगे बात की कि उसको फिर एंड पे आर्ट्स की तरफ हम धकेल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी रिसर्च के अंदर ये बताया गया कि इन 75 में से भी मोर देन 50% पेरेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कौन सी फील्ड में भेजना है। ठीक है, यानी ये इशू अगर अलमिया से पाकिस्तान का नहीं है, ओवरऑल भी है, लेकिन ओवरऑल उनका सिस्टम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका हुआ है। ये कोचिंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बने हैं, और वहाँ पे वीकेंड पे स्टूडेंट काउंसलर के पास जाते हैं और अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से और समहाउ पर्सनल लेवल पे भी करते हैं। इनको मिला के फिर आपको कैरियर के हवाले से गाइडेंस दी जाती है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ फोकस 2-4 सिर्फ पेशों पे है या ऑक्यूपेशन पे है। दुनिया के अंदर इस वक्त ऑलमोस्ट 1000 के करीब ऑक्यूपेशन दरियाफ्त हो चुके हैं या आ चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000। तो हम देखें कि हमारा लेवल, ठीक है, या हमारी मेंटेलिटी, दो इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर MBBS भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंजीनियरिंग है। मेरे ख्याल से इसके साथ साथ बाकी जो शोबे हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, हम दुनिया की बात कर रहे हैं या वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उतने वहाँ ही पे ज्यादा। 2-3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो टॉप पे हैं।
ठीक है। जिसमें जो सबसे फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम जिसका आता है वो फिनलैंड है, ठीक है। अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें बहुत अच्छी और सीखने को चीजें मिलेगी, ठीक है। बहुत सालों से जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड नंबर 1 है। और मजेदार बात यह है कि वहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप बच्चे को 3 या 4 साल की एज में स्कूल में एडमिशन उसका करवा दें, ठीक है। अगर आप 7 साल की एज में भी उसका एडमिशन करवाते हैं, जो नॉर्मल और एवरेज एज है वहाँ पे वो 7 ईयर्स है, ठीक है। अगर आप उससे पहले एडमिशन करवा दें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो कोई बहुत बड़ा हवा नहीं बनेगा। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जितने भी ब्रांड हैं बड़े या स्कूलिंग चेन्स हैं, अगर 3 या 4 साल के बाद बच्चा लेके जाएं तो वो एडमिशन ही नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे 7 साल पे एडमिशन नॉर्मली आपका ऑन एवरेज होता है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो नॉर्मली जो हम बच्चों को नमाज का है वो 7 साल की उम्र में कहा जाता है कि 7 साल की एज में नमाज का कहा जाए। तो ये देखिए कितनी इसमें को रिलेशन है इन दोनों चीज़ों में, बच्चे की ग्रोथ पे, उसके ग्रूमिंग पे, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे। और मज़ेदार बात ये है वहाँ पे टाइम भी फिक्स नहीं है फिनलैंड के अंदर। नॉर्मली 9 to 9:45 का टाइम है। ये 45 मिनट के अंदर आप किसी भी वक्त बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ सकते हैं। ये नहीं है कि आपने 9 बजे पहुंचना है। और यही फिर उनकी छुट्टी का टाइम है 2 से 2:45 तक, 2 to 2:45। तकरीबन ये 4 घंटे का टाइम पीरियड, 4-5 घंटे का टाइम पीरियड है। इसी 4 से 5 घंटे में वो बच्चों की ग्रूमिंग भी करते हैं, सारा कुछ होता है और इस लेवल पे लेके आते हैं कि कल को वो बाकी दुनिया में कम्पीट भी कर सके, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 एजुकेशनल सिस्टम की। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आता है जापान का सिस्टम, ठीक है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि जो स्कूल के स्टूडेंट है जापान में, ठीक है, अब वही अपने क्लासरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं। वहाँ पे नॉर्मली वो जेनिटर्स वगैरह हायर नहीं करते, ठीक है। बेसिकली उनका एम क्या होता है जापानीज़ लोगों का? नंबर 1, एक तो आपको अपने कल्चर से नो हाउ दी जाए कि जापान का ओवरऑल कल्चर क्या है, ठीक है। उसके अलावा वो बच्चों को हर मामले में खुद मुख्तार करते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। जो नॉर्मली हमारे यहाँ अना का इशू बन जाता है कि मैं तो इस पोस्ट पे हूँ। अम्मी जान कहती थी, जी बिल्कुल बिल्कुल, अम्मी अम्मी जान जान। कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, यही वो फिलॉसफी है जिस पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें मजीद डिटेल में जाया जाए जापान के एजुकेशन सिस्टम पे, तो उसमें ये है कि जो लंच आप करते हैं वो पूरी क्लास टीचर्स के साथ मिलके उसी टाइम पे करती है। एक ही टाइम पीरियड है जो लंच का है, ठीक है। टीचर भी वहीं पे स्टूडेंट के साथ बैठ के लंच करता है और जो लंच प्रोवाइड करने वाले हैं वो स्कूल ही है, ठीक है। यानी कि पूरी क्लास को, टीचर को एक ही लंच है। इस तरह वो अपने टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बिल्ड करते हैं। इफ देयर इज एनी बैरियर, या जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली कोई झिझक होती है या हेजिटेशन होती है टीचर से कोई सवाल पूछने में या बात करने में, वो बेसिकली इस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं कि आप इजीली अपने इश्यूज वगैरह डिस्कस कर सके। और नॉर्मली उन्होंने जो टीचर्स आए किए होते हैं वो ऑलरेडी या तो कोच होते हैं या काउंसलर होते हैं, ठीक है। जो एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उनका जो मेन एम होता है वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर होता है, जिसके लिए उन्होंने एक्टिविटीज रखी होती हैं, ठीक है। जो नॉलेज है, नॉलेज वो देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बुक्स है नॉलेज उनको नॉर्मली दिया जाता है या रटे वाला सिस्टम है, उस चीज़ को वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। इसमें उनकी फिजिकल है और मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। अच्छा, लास्ट सिस्टम की जो मुझे बहुत पसंद है काफ़ी हद तक, उसकी मैं बात करूंगा और उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं, वो है वॉलड्रॉफ स्कूल सिस्टम जो यूएसए के अंदर बेस्ड है। अच्छा, इस स्कूल सिस्टम की बात क्या है, ये सुबह 8 से 4 बजे तक इनकी स्कूल की टाइमिंग है, ठीक है। अच्छा, जो कुछ इन्होंने करवाना है वो स्कूल के अंदर ही करवाना है। आपको घर में होमवर्क कुछ नहीं देंगे बच्चों को, ठीक है। जो उन्होंने प्लेग्राउंड बनाया है वहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बच्चों को फुल इजाजत है कि आप वो वहाँ पे खेलें, लेकिन खेलने के साथ साथ वो नॉलेज भी उनको डिलीवर करते हैं और जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत होती हैं स्किल इंप्रूव करने के लिए वो भी साथ साथ करते हैं। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि एक तो घर का वो काम नहीं देते जो होमवर्क नॉर्मली हमारे यहाँ दिया जाए, और मैट्रिक तक और इवन के सेकेंड ईयर तक वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते वो। यानी आपके जितने भी गैजेट्स हैं जिसमें आपके नॉर्मल क्लास में प्रोजेक्टर्स हैं, कंप्यूटर हैं, इवन के मैट्रिक या ओ ए लेवल पे भी वो जो एक सिंपल कैलकुलेटर है उसकी भी इजाजत नहीं है बच्चों को इस्तेमाल करने की। अब ये देखें जो इस एनवायरनमेंट में बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं उनका इंटेलेक्ट या मेंटल लेवल कहाँ पे पहुंचता है,
ठीक है। सही है। और इन्हीं सारे सिस्टम में जिसमें जापान है या फिनलैंड है, नॉर्मली टेस्ट नहीं होते, ठीक है। एक खास मखसूस नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर या नॉर्मली हाई स्कूल के बाद वो आपका एक टेस्ट लेते हैं जिसमें आपकी कोई रैंकिंग नहीं होती, ठीक है। ना आपकी वहाँ पे रैंकिंग होती है, ना मार्क्स बताए जाते हैं, ना ये बताया जाता है कि आप फर्स्ट हैं, आप सेकंड है, आप थर्ड हैं, ठीक है। क्योंकि वो बच्चों को हॉर्सेस की तरह ट्रीट नहीं करते, ये कोई रेस नहीं है। हर बच्चे का अपना टैलेंट और स्किल्स है, ठीक है, अपनी क्वालिटीज़ हैं, वो बेसिकली उनको पॉलिश करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं इन सारी चीज़ों को जो उनके कैरियर में आगे मदद करते हैं, ठीक है। ठीक अब हो ये लेवल और पाकिस्तान के लेवल को कंपेयर किया जाए कि हमें यहाँ पे काम करने की किस लेवल तक ज़रूरत है। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये है कि नॉर्मली जब हम इस तरह की बात करते हैं कि हमें कैरियर काउंसलिंग लेनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए, तो लोग बात करते हैं कि यार वो तो इतने पैसे चार्ज करते हैं, वो 2,000 लेते हैं एक सेशन का, या 1 घंटे का 2-3 हज़ार लेता है, या 5,000 लेता है, ठीक है। और नॉर्मली हमारा जो ओवरऑल एज ए नेशन ट्रेंड देखा जाए तो हमसे 2 से 3 हज़ार किसी लंच पे, किसी बफे पे, ठीक है, 1 घंटे के अंदर उड़ा देते हैं, ठीक है। उड़ा देते और हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हम शायद लाखों की फीस देते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है जिससे हमने आगे ग्रो करना है, ठीक है, और जिससे हमें आगे सक्सेस मजीद मिलेगी या उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। बहुत सारे लोग एज अ ट्रेनर, ठीक है, एज अ कोच, एज अ मेंटोर इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आएगी। और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स को इस हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसाइड करना है वो स्टूडेंट ने करना है कि कौन सा कैरियर उनके लिए बेहतर है और कौन सा नहीं है, और वहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की उनको ज़रूरत पड़ेगी। अनस, सही हो गया। आसिम, आपने जो जितनी बातें बताई हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी करियर काउंसलिंग की, और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ पर इस ट्रेंड को स्टार्ट करने की या इस्टेब्लिश करने की, जो अभी हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आता है, राइट। और बिल्कुल इसके अंदर जो आपने बात की है कि कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता है, कोई धंधा छोटा नहीं होता है, और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, बाकी सारे शोबे भी हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज करते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, वो मुझसे अभी कल परसों भी मुझे इसी तरह के मैसेज आए हैं। जब मैंने ये पोस्ट लगाई हाउ टू चूज अ करियर, उसके बाद भी बहुत से लोगों ने अप्रोच किया इनबॉक्स में। लोग ये पूछते हैं कि सर मैं डी फार्मेसी करने लगा हूँ, तो मुझे बताएं क्या ये फील्ड अच्छी है। ये एग्जैक्ट ये सवाल होता है बच्चों का कि सर मैं डी फार्मेसी करने लगा हूँ, मुझे बताएं ये फील्ड अच्छी है। या कोई कहता है कि सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ, बनने लगा हूँ, मुझे बताएं ये फील्ड अच्छी है। कोई कहता है कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता हूँ या बनने लगा हूँ, मुझे बताएं ये फील्ड अच्छी है। तो अब ये जो सवाल है ना फील्ड के हवाले से, देखो मैं उन लोगों को अक्सर ये जवाब देता हूँ कि देखो फील्ड कोई भी बुरी नहीं है, फील्ड सारी अच्छी हैं। देखो अगर आप अपनी लाइफ को या अपनी दुनिया का जो सर्कल चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है ना, अगर सिर्फ इसको थोड़ा सा फोकस करो तो आपको पता चलेगा यार कौन सा शोबा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन चल रही है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको हर तरह के डॉक्टर की ज़रूरत है, जिसके अंदर डेंटिस्ट भी आएगा, जिसके अंदर एमबीबीएस भी आएगा, जिसके अंदर न्यूरोसर्जन भी आएगा, हर तरह का डॉक्टर है। फिर उसके बाद आपको मेडिकल लेबोरेटरीज को चलाने वाले, उनके टेक्नीशियन, उनके एक्सपर्ट, उनकी ज़रूरत है। जो बंदा बीमार होता है वो टेस्ट करवाता है, ठीक है, बिल्कुल टेस्ट करवाता है, उसको रिपोर्ट चाहिए तो कहाँ से चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी से चाहिए, ठीक हो गया। अब एक ये शोबा हो गया। अगला शोबे पे आ जाते हैं कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, आपको कोई चोट लगती है, कुछ होती है, किसकी सर्विसेज लेते हैं आप, एक्सरे वाले की, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की एक पूरी फील्ड है, ये काम कर रही है, वर्किंग में है, ठीक हो गया। अब ये जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जितनी भी लेबोरेटरीज के अंदर, मेडिकल की लेबोरेटरी के अंदर जितने इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, ये बनते कहाँ पर है, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट मेडिकल की डिपार्टमेंट के साथ लिंक हुआ हुआ है कि वो मशीनें बना के देगा तो ये एक्सरे करेंगे ना, वो मशीनें बना के देगा तो ये उसके अंदर से अपना जो है वो टेस्ट करेंगे, फिर कोई रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा, मैं और आप अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हम किस डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, मोबाइल बेसिकली है, लैपटॉप है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, ये वो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब ये डिपार्टमेंट भी चल रहा है।
अच्छा, अब हमारे इन डिवाइसेस के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ एप्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं, जो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के बिल्कुल साथ अच्छी तरह बात कर सकें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गई बीच में। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी तरह से बाकी जिस पूरी जिंदगी में आप जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी एक चीज को उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा इसके पीछे पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी है। राइट। कोई कोई लोग हैं ना जो वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी सेल कर रहे हैं, फिर आगे उसकी होल सेल कर रहे हैं, फिर आपके घर तक उसकी वो चीज पहुंच रही है, फिर आप इस्तेमाल करते हैं, वो खराब होती है, आपको आफ्टर सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स अलहदा मिलते हैं जो उनको ठीक करने के अंदर, उनकी रिपेयरिंग के अंदर काम करते हैं। तो मुझे बताओ, पूरी दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा शोबा है जो काम नहीं कर रहा? अच्छा, हाँ ये आपने ना। जी हाँ, नहीं नहीं, अभी मैं जरा जी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू जी, श्योर करूँ। श्योर, हाँ, या श्योर। दूसरी बात ये है कि अब मुझे बताओ, जो लोग इन सब चीजों में काम कर रहे होंगे, क्या वो फ्री काम कर रहे होंगे? उनको तनख्वाहें तो उनको भी मिल रही होंगी ना, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं, रोजगार तो वो भी कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जिस नजर से डॉक्टर को देखा जाता है, जिस नजर से इंजीनियर को देखा जाता है कि जी रोजगार अच्छा है और पैसे कमाते हैं, ये वो सारी चीजें आप इस तरह से देखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है ना। एक तरफ आप एमबीबीएस में जाते हैं कि मैं खिदमत करूंगा, मैं खिदमत करना चाहता हूँ, दूसरी जगह आप इसलिए जा रहे होते हैं कि आपको स्टेटस अपना हाई करना है, आपको अच्छा कमाना है, बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, अपना नाम पैदा करना है, ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा आगे जाके हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बिल्कुल ये कौन ठीक से है। फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं करियर चॉइस के अंदर। लेकिन इस वक्त जो मैं जिस पॉइंट के ऊपर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ वो ये है कि कोई भी शोबा जो है वो छोटा नहीं है, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि अगर मैं इसमें चला गया तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। देखो, रोजगार आपको जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। और मुसलमान होने के नाते आपको इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि राजिक तो आपका कोई बैठा है ना ऊपर, रिस्क तो आपका किसी ने लिखा है। अब बात आती है कि हमने डिसाइड करना है कि यार मैंने काम क्या करना है जिससे मैं वैल्यू क्रिएट कर सकूं, सोसाइटी के अंदर अपना कोई एक रोल प्ले कर सकूं। अब आपने वो रोल प्ले करना है और उसी को आपका करियर कहेंगे। जब जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी कि जब वो आपका अर्निंग का सोर्स बनता है तो वो आपकी जॉब बनना शुरू हो जाती है, और वो जॉब मिलकर आपका करियर बनना शुरू हो जाता है। तो आपने सिर्फ ये चीज अभी देखनी है कि आप अपना रोल किस चीज के अंदर बेहतर प्ले कर सकते हैं, और उसको अगर आप परस्यू करें, उसको आप अगर आगे लेके चलें, तो आपको देखते हैं जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं फील्ड के अंदर तो आपको राहें नजर आना शुरू हो जाती हैं, आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ना मिल रही हो तो आप खुद क्रिएट कर लेते हैं। राइट, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी कर लेते हैं, अपना नाम बना लेते हैं। जी आसिम, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, जरा उस बात को नहीं जरा नहीं, कंटिन्यू करें। मुझे लगा शायद आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है हम्म। कि हर इंडस्ट्री में, ठीक है, हर शोबे में ज़रूरत पहले भी थी, अब भी है और आगे भी होती रहेगी। अगर किसी भी आप एक फील्ड को, आपने मेडिकल की एग्जांपल दी, ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जांपल दी, इसके अलावा कोई और एग्जांपल अगर हम ले लें, स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले लें, तो उसमें सम हो इंटरलिंक्ड है हर चीज़ें। अगर क्रिकेट की में एग्जांपल लें, फुटबॉल की लें, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वालों का भी रोल आता है, ठीक है, जो ग्राउंड बनाते हैं उनका रोल भी आता है, ठीक है, और बाकी जितनी भी आपकी किट्स वगैरह प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से उन सब का रोल आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड की बात करें, उसमें प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलिंग का शोबा आ जाता है, ठीक है। हर फील्ड के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लोगों की ज़रूरत पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। आगे अच्छा, भी। ये जो लोग नॉर्मली हमसे सवाल करते हैं कि कौन सा शोबा अपनाया जाए या इस चीज़ का स्कोप है या नहीं, इसका एक वन लाइनर आंसर है कि किसी फील्ड का, ठीक है, या इंडस्ट्री का या टैलेंट का स्कोप नहीं है। स्कोप उस चीज़ का जो आपके अंदर छुपा है, वो है ठीक। आपका टैलेंट और आपका स्किल्स। अगर किसी भी हवाले से, अगर आप सिंगर हैं, राइटर हैं, उस हवाले से आपने अपने स्किल्स को पॉलिश किया है, अपने टैलेंट को पहचानना है, तो अल्टीमेटली अभी नहीं तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आप उसमें ग्रो भी करेंगे और एक्सेल भी करेंगे, ठीक है। अगर आप कहें कि आजकल डॉक्टरी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंजीनियरिंग का स्कोप है, ठीक है, आप कर लेते हैं, लेकिन आप
आपका दिल ही नहीं लगता, ठीक है, आप पेशेंट को उस लेवल पे ले जाके ट्रीट नहीं करते जैसा उनको ट्रीट करना चाहिए। एक पेशेंट आएगा, 2 पेशेंट आएंगे, 5 आएंगे, उसके बाद लोग आपके पास नहीं आएंगे अगर आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपका रवैया उनसे अच्छा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एक जॉब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके स्किल्स होते हैं, आपने उनको पूरा करना है। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो सबसे जरूरी चीज है, उनको एक्सेल भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी उनकी हो रही है, तो फिर इंशाल्लाह आप एक्सेल भी करेंगे। फिर ये नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, फिर कोई वजह नहीं है कि आपको कामयाबी ना मिले। अगर ये 2-4 चीज़ों पे आप फोकस करें, इनके ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत करें, पॉलिश करें और खुद को अपग्रेड करते रहें अनस। बिल्कुल आसिम, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम करियर चूज़ करते वक्त या करियर सिलेक्ट करते वक्त जिन चीज़ों को हम कंसीडर कर रहे होते हैं आम तौर पर सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं और जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, या मेरे ख्याल में हम गलत चीज़ों को देखकर अपना करियर चूज़ करते हैं। मैं पहले ज़रा इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहता हूँ, फिर हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि करियर को सिलेक्ट करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर 3 चीजें हैं जो बेसिकली जो मैंने एक फार्मूला बनाया, मैं कहता हूँ SST फार्मूला, राइट। अब ये जो SST फार्मूला है, आपने इसके ऊपर नहीं चलना, ये गलत फार्मूला है। लेकिन हमारे यहाँ 90% जो पेरेंट्स हैं वो भी यही इसी चीज पर अमल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी चीज पर अमल कर रहे हैं, इवन के जो टीचर्स हैं, जो ट्राइंगल होती है करियर काउंसलिंग की, टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स, जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज के ऊपर अपना ज्यादा जोर दे रहे होते हैं। अब SST क्या है? S स्टैंड फॉर स्टेटस, राइट। किसी भी फील्ड में आप किसी बंदे के स्टेटस को देखकर ये डिसीजन लें कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस करियर में जाना है। देखो, ये आपका जो डिसीजन है ये स्टार्ट से ही गलत हो गया। अगर हम थोड़ा सा स्टेटस के ऊपर मजीद बात करें तो मुझे जैसे फर्ज कर लें, आपके मोहल्ले के अंदर एक डॉक्टर है और उसकी बहुत बड़ी कोठी है, ठीक है, न्यूरो सर्जन है, उसकी बहुत बड़ी कोठी है और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, उसका स्टेटस बड़ा हाई है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपके मोहल्ले में कितने डॉक्टर हैं? नॉर्मली अगर छोटा मोहल्ला है तो नॉर्मली 1-2 क्लिनिक तो लाजमी होते हैं, ठीक है। 2-3 बहुत बड़ी, क्लिनिक होंगे। क्लिनिक तो आराम से बिल्कुल 2-3 होते हैं। बड़े शहरों में तो हर मोहल्ले के मतलब जो कॉलोनी होती है उसके अंदर 4-5-6 क्लिनिक तो लाजमी होते हैं। इजीली, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम रेजिडेंट्स की बात करें कि उस मोहल्ले के अंदर कितने डॉक्टर रहते हैं, तो 10-12-13-14 डॉक्टर्स तो इजीली एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे बताओ कि अगर डॉक्टरी का जो फील्ड है, MBBS जो फील्ड है, अगर इसके स्टेटस की सारी गेम है, तो सारे डॉक्टर्स का स्टेटस एक जैसा क्यों नहीं है? या आप सारे डॉक्टर्स को क्यों नहीं जानते? मेरा उनसे हमेशा ये सवाल होता है जो आते हैं ना मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए। अंकल आए कि मेरा बेटा जो है इसको बताया मैं डॉक्टर बनाऊं। मैं कहता जी क्यों बनाना चाहते हैं डॉक्टर? कहते जी देखें जी, डॉक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, बड़ा नाम होता है और लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, बड़ी पहचान होती है और बड़े बड़े घर होते हैं। मैंने कहा 1 सेकेंड, मुझे बताएं आपके मोहल्ले में कितने डॉक्टर हैं? उसने कहा कि जी मुझे नाम तो 2 का पता है। अच्छा, मैंने कहा आपको सिर्फ 2 का पता है, वैसे अंदाजे के मुताबिक आपके मोहल्ले में कितने डॉक्टर होंगे? कहता कोई 10-12 तो होंगे। मैंने कहा अगर मुझे बताया, अगर MBBS फील्ड के अंदर ये चीज होती कि इसके अंदर से शोहरत निकलेगी, इससे नाम मिलेगा, इससे पहचान मिलेगी, इससे स्टेटस मिलेगा, तो असूलन तो ये होना चाहिए कि 13 के 13 डॉक्टर्स का आपको नाम पता हो, 13 के 13 के जो स्टेटस है वो हाई होने चाहिए, 13 के 13 डॉक्टर की शोहरत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि करियर चूज करने के अंदर जो हम स्टेटस की बात करते हैं ये हम गलत करते हैं ना? कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत करते हैं। अच्छा, अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम इसको थोड़ा सा सोचना शुरू करें ना तो हमें ये चीज हर फील्ड के अंदर नजर आएगी। सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं, आप इंजीनियर की बात कर ले। मैकेनिकल इंजीनियर आपको 1.5 लाख 2 लाख महाना लेता हुआ भी नजर आएगा, मैकेनिकल इंजीनियर आपको बेरोजगार भी नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मुझे बताओ कि अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है? ठीक है। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें हैं। नॉर्मली जो आपने बात की कि हम स्टेटस वगैरह देखते हैं किसी भी फील्ड का, आपने डॉक्टर की एग्जांपल दी। अच्छा,
बंदा डॉक्टर तो बन जाता है, अच्छा उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, उसके पीछे उसको कितने नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक चीज, हाँ कोई जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करें या किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, एक आदमी है वो डायरेक्टर या सीईओ लेवल पे है, ठीक है, तो आप ये देखें कि उसके पीछे कितने सालों का एक्सपीरियंस और तजर्बा है, और ना जाने पता एग्जैक्टली नहीं कितनी उसने स्टार्टिंग फ्रॉम एन और जॉब से लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे पहुंचा है। हम लोग क्या करते हैं, हम अल्टीमेटली चीज देख लेते हैं कि यार ये डायरेक्टर बन गया, इसने एमबीए किया था, ठीक है, या इसने एमबीबीएस किया है तो ये डॉक्टर बन चुका है, लेकिन उसके पीछे जो फुट स्टेप्स हैं जिनके ऊपर वो चल के गया होता है, उसमें 5 साल की उसकी मेहनत है। अब उस मेहनत में भी उसकी 24-24 घंटे का जागना, उनके टेक्स्ट और बाकी सारी चीजें इंक्लूड करती है। हम लोग वो जो जाहिरी चमक धमक है उससे इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है। और एक एग्जैक्ट अलमिया ये है कि आजकल स्टेटस के साथ साथ ये देखा जाता है कि इसमें पैसा कितना है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर लेवल पे आके 5 लाख कमा रहा है तो ये देखें कि उसने शुरू से 20-25 हजार से किया हो, ठीक है, और बिल्कुल उसके बिल्कुल। पीछे उसकी 10 साल की मेहनत हो। हम लोग वो सारा जो प्रोसेस है उसको स्किप करके एंड रिजल्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक एंड है। रिजल्ट को पकड़ लेते हैं। मैं इसके बारे में यही ये व... कहता, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि हम किसी के 25 साल के बाद के पॉइंट को देखकर अपना 25 साल पहले का पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि यार एक बंदे ने 25 साल लगाए एक फील्ड के अंदर और वो एक स्टेटस के ऊपर पहुंचा है, एक जगह पे पहुंचा है। अब हम ये नहीं चीज देखते कि यार उसने 25 साल पहले ये चीज शुरू की थी, राइट। हो सकता बिल्कुल है आपको यहाँ कंसीडर करना चाहिए कि कुछ ऐसे करियर्स हों जिनको आप आज शुरू करें तो 25 साल बाद आप उससे भी कहीं आगे निकल सकते हैं, लेकिन अपने आप को 25 साल का वो टाइम फ्रेम तो देना। कोई भी करियर स्टार्ट करने से पहले आप वो जो 25 साल या 20 साल का जो एक टाइम फ्रेम है, अपने आप को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या इतना जो है अपने आप को वो एक मार्जिन तो दें कि यार मैं 25 साल इस फील्ड के अंदर लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मैं यहाँ पर कहाँ पर जा सकता हूँ। दूसरी बात जो आपने पैसे की है, SST फॉर्मूले के अंदर जो दूसरा S है, S स्टैंड फॉर सैलरी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सैलरी भी कह सकते हैं, हम इसको ओवरऑल वैसे ही इनकम के हिसाब से अगर हम इसको पैसे की बात भी करें हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा आसिम, आपने जो भी पैसे की बात की कि अगर उसने ऑड जॉब से स्टार्ट किया था, आज 20 साल के बाद वो एक एग्जेक्टिव लेवल पर है तो अब जाके वो 10 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन पहले वो इतना नहीं कमा रहा था, ये चीजें हैं। लेकिन अगर हम कंसीडर करें, क्या सारे एग्जेक्टिव लेवल के जो बंदे होते हैं क्या उनकी सैलरीज भी सेम होती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ये इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में हैं, कौन ठीक से है, सेक्टर में है, और इसके कौन साथ सी साथ कंट्री में है, कौन से कौन कंट्री से में है, मुल्क में है, बिल्कुल। कौन से मुल्क में है, और डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो जर्नी गुजरा है वो कैसा गुजरा है। हर किसी का बिल्कुल सफर अलग है। हर देखो, एक बंदा नीचे से जो ऊपर जा रहा है, हो सकता है उसके यहाँ पे कुछ लक के फैक्टर्स, कुछ मेहनत के फैक्टर्स ऐसे थे कि उसका इंसेंटिव जो था वो एक और रेशो के हिसाब से बढ़ता गया, ठीक है। एज कम्पेयर बिल्कुल टू ऐसे। और बंदा है, उसके यहाँ पर अब सर्कमस्टांसिस और थे, तो उसका जो इंसेंटिव वगैरह का जो प्रोसेस है वो जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। अच्छा, एक और चीज अगर हम इसके अंदर देखें मिसाल के तौर पर, अब मैं डॉक्टर की मिसाल नहीं लेता हूँ, अब मैं कोई और मिसाल ले लेता हूँ, वरना कोई डॉक्टर सुन रहा होगा तो कहेगा हमारे पीछे पड़ गए हैं ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल है यार, एक टीचर है, ठीक है। एक टीचर की कितनी सैलरी होती है या कितना कमा रहा होता है, एक जो FSC लेवल का, कॉलेज लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का टीचर है, वो कितना कमा रहा होता है आमतौर पर, बताएं। नॉर्मली 25-30 हजार। 25-30 हजार। 15-20, बिल्कुल 15-20 से स्टार्ट होते हैं। अभी जो रिसेंटली आया उसमें थोड़ा अपग्रेड किया है, उसमें 25 से 30 हजार नॉर्मली उनकी सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर एजुकेशन या नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। अब ये वो टीचर है जो स्कूल, जो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा है, हम इसको थोड़ा सा ना ज्यादा कर देते हैं, 40 हजार कर देते हैं यार, ठीक है, ठीक थोड़ा है। सा ना एक वो हो जाए, ठीक है। 40 हजार, या हम के मैक्सिमम एक टीचर 50 हजार पे ले रहा है कॉलेज लेवल के ऊपर, ठीक है। ठीक है। अब मेरे अपने शहर की एग्जांपल्स हैं, लाहौर में भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल मौजूद है कि केमिस्ट्री का टीचर है, कॉलेज में पढ़ाता है, ठीक है, ठीक है। एक लेक्चर के 70 हजार रुपये लेता है, मतलब एक लेक्चर पढ़ाता है सिर्फ कॉलेज में, महीने के बाद 70 हजार रुपये लेता है। ठीक है। उस एज कंपेयर टू एक और बंदा है, वो भी केमिस्ट्री पढ़ाता है, वो 5 लेक्चर लेता है दिन के, महीने के बाद 40 हजार रुपये लेता है, ठीक है।
अच्छा, एक और एग्जांपल है, एक और बंदा है, वो भी टीचर है, शाम को अपनी एकेडमी पढ़ाता है, 6 लाख रुपया कमाता है महीने का। बिल्कुल ठीक है। एज कंपेयर टू एक और बंदा है, वो भी अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता है, 30 से 40 हजार रुपया वो अपनी ट्यूशन से निकाल पाता है। ठीक है। अब देखो उन उन सब की जो एजुकेशन है वो सेम है, मास्टर्स लेवल पर। बिल्कुल केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है सब ने, और सारे अपने अपने कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सैलरी का डिफरेंस है। अब यहाँ पर जरूर कोई ना कोई फैक्टर्स तो होंगे ना जो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, जिसके अंदर एक की सैलरी ज्यादा है और एक की सैलरी कम है। तो मैं फिर उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आप पैसे की बात करते हैं या सैलरी की बात करते हैं, तो मुझे बताएं इन सब की सैलरी सेम क्यों नहीं है? तो नॉर्मली आपको क्या फीडबैक मिलता है इस हवाले से? जब ये सवाल करता हूँ तो उसके बाद भी वही जो पिछले सवाल की बात, कि हाँ आपकी बात तो वैसे ठीक है, ये तो बात आपकी ठीक है कि किसी भी करियर में अगर आप अपनी स्किल को सही तरह से यूटिलाइज करें और सही जगह पर हिट करें, तो आप वहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, और जितने पैसे चाहें आप वहां से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। और ठीक है, इस नॉर्मली हवाले ये से आप रिस्पॉन्स भी रिस्पॉन्स भी आता है, वो बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है। हाँ ये भी है, ऐसे भी होता है। ठीक है। तो सैलरी और पैसे के हवाले से आसिम आपका क्या इनपुट है? अच्छा अनस, ये बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। कि अगर हम कोई कैरियर परस्यू कर रहे हैं या कोई भी जॉब करने लगे हैं, तो हमारा अपना माइंड या हमारे माइंड में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अर्निंग तो हर एक का ही ज़रूरत है। अर्निंग के साथ साथ अब कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे? अच्छा, जॉब से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ये एट्रीब्यूट भी हो सकता है आप लेना चाह रहे हैं। कई लोग बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं सिर्फ इसलिए, और बहुत कम वेजेस होते हैं उनके या सैलरी होती हैं, वो सिर्फ इसलिए स्टार्ट करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस हो जाए इस फील्ड का, 1 साल या 2 साल लगाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अल्टीमेटली, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो टारगेट रखते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरी 50 या 60 हज़ार जॉब होगी। बीच में कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनको 40 तक भी ऑफर होती है, लेकिन वो अपने उस चीज़ से कहें कि मैंने 60 या 70 पे ही जॉब करनी है, वो 40 से भी हाथ धो बैठते हैं, और बाद में हमने देखा है कि वो 25-30 से ही स्टार्ट करते हैं अगले 2-3 सालों बाद। ऐसे हमारी एग्जैक्टली। सोसाइटी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमें वैल्यू डिफाइन करनी चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है विद रेफरेंस टू सैलरी या इनकम, ठीक है। अगर आपका मकसद ये है कि आपने अपने घर वालों का पेट पालना है, तो डेट फेयर एनफ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बाकी चीज़ें ऐड करें कि मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इसी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ही और प्लस मेरी डिग्री की बेस के ऊपर कल को मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता हूं, ठीक है। अच्छा, जब मैं एक लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो कल को मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। या आपका सिर्फ मकसद ये है कि मैंने कमाना है, मैंने खाना है, मैंने याशी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और उसके बाद एक दिन मर जाना है, ठीक है। या आपका मकसद ये है कि मैंने एक लेवल पे पहुंचना है, या मैं जिस लेवल पे अभी भी हूँ समहो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता हूँ। हमने अपने आसपास बहुत सारी एग्जांपल देखी हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन साथ साथ वो किसी ऐसे स्लम एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो वीकेंड पे फ्री क्लासेस पढ़ाते हैं, ठीक है, या फ्री एजुकेशन के हवाले से सर्विसेज लोगों को देते हैं स्टूडेंट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, और इसके बाद भी वो ये चीज़ें कंटिन्यू रखते हैं। तो उनका मकसद ये होता है कि कल को हम किसी लेवल पे पहुंच भी जाएं, इन टर्म्स ऑफ इनकम हो, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस हो, तो हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। अब कंट्रीब्यूट किस तरह करना है? आपने अपने स्किल की बेस के ऊपर करना है, वो जो एक्सपीरियंस जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो लोगों में ट्रांसफ़र करनी है, या आप चाहते हैं कि आपकी इनकम इतनी अच्छी हो कि अगर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में हम वो इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन की सहूलत मैसर नहीं है, या अगर एजुकेशन मैसर है तो वो लेवल या क्वालिटी मैसर नहीं है जो बाकी लोगों को या शहर के लोगों को मैसर है। तो आपको अपनी वैल्यू डिफाइन करनी है सबसे पहले, ठीक है। उसी की बेस के ऊपर आप बाकी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। अनस, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज जो है, पर्सनल वैल्यूज अपनी लाइफ की, जिसके ऊपर आप ये समझते हैं कि मैं इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल चीज है जिसको मैंने मजबूती से पकड़ के रखना है। तो उन चीजों को आप पहले डिसाइड करते हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आपने किस तरह से फैसला लेना है और आप आगे बढ़ना है। अच्छा, बिल्कुल LST के अंदर जो टी है, टी स्टैंड फॉर ट्रेंड।
राइट। ठीक है। हमारे यहाँ 90% तो नहीं कहेंगे, खैर 75% लोग हैं जो ट्रेंड को देखकर ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं और अपने करियर की सिलेक्शन करते हैं, राइट। ऐसे आपको ही है। याद होगा एक दौर आया था जब नया नया बीबीए का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और हर शख्स बीबीए एमबीए, और इसका नुकसान ये हुआ था कि पूरी मार्केट के अंदर सैचुरेशन हो गई थी, और हर साल पता नहीं कितने हजारों की तादाद में बीबीए और एमबीए करके स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे और जॉब्स उनके पास नहीं थी। फिर थोड़ा सा हमने टाइम देखा, एक ट्रेंड आया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऐसे अरूज आया, राइट। अब हर शख्स जो है वो ऐसे आईटी ही की है। तरफ जा रहा था, उसकी तरफ जा रहा था। अब इससे होता ये है कि जब आप ट्रेंड के पीछे चलते हैं, ट्रेंड ने रिजल्ट देना होता है अपने आने वाले 5 या 6 साल के बाद। देखो आपकी डिग्री होती है 4 साल की या ऐसे ही है। 5 साल की। तो आप जिस ट्रेंड को आज देख रहे हैं कि लोग ज्यादा आईटी की फील्ड के अंदर जा रहे हैं या ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, तो आईटी की फील्ड के अंदर से हो रहे हैं। अब आपने उस ट्रेंड को देखा, अब जिन लोगों को आपने देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले ये डिसीजन लिया था, ठीक है। 5 साल के बाद वो पढ़ लिख के बाहर निकले, उन्होंने जॉब की, उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, और आपको नजर आया कि यार ये लोग थोड़े से सक्सेसफुल हैं। अब अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, आराम से बैठ के थोड़ी सी कैलकुलेशन करें कि इन पिछले 5 सालों में हर साल कितने स्टूडेंट एंटर हुए हैं आईटी के अंदर, ठीक है। तो आपको इन 5 सालों के अंदर जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको नजर आएगा कि एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा फिगर है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन वो है जो अभी तक हो चुकी है। अब हमने देखना है कि हमने एंटर करना है इस फील्ड के अंदर, और हमने बाहर आना है 5 साल के बाद डिग्री लेके, ठीक है। अब जब 5 साल के बाद हम बाहर आएंगे तो उन 5 सालों में भी हर साल लोग एंटर हो रहे होंगे उस फील्ड के अंदर। ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल नहीं हो ऐसे रहा? ही है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये थोड़ा सा अगर आप स्पैन देखें ना, तो ये 10 साल का स्पैन होता है। अब 10 साल के अंदर कितनी मार्केट सैचुरेट हो सकती है, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता। और हम जब एडमिशन लेते हैं, किसी फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, जब 5 साल के बाद डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि यार यहाँ पर तो अब वो जॉब्स ही नहीं है, अब तो वो चीज ही नहीं है। जो लोग पहले वक्तों के अंदर इस फील्ड के अंदर आ गए थे वो नवाजे गए हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और अब हमारे लिए स्ट्रगल है। तो ये जो ट्रेंड का सेक्टर होता है जिसके अंदर हम लोगों की देखा देखी, कि मेरे 2 दोस्त डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। बाबा के 3-4 दोस्त मिले और उन 3-4 दोस्तों के जो बेटे बेटियां हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक अल्टीमेट प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके बाबा के ऊपर, और आपके बाबा से प्रेशर बिल्ड होता है आपके ऊपर कि बेटा जी आपने भी डॉक्टर बनना है। तो ये है वो ट्रेंड जिसको हम कहते हैं कि देखा देखी, लोगों को देखकर किसी करियर के अंदर किसी फील्ड के अंदर कूद जाना, और आपने उसकी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं देखे, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आपने ये नहीं देखा कि 5 साल के बाद या इवन 10 साल के बाद इस फील्ड का स्टेटस क्या होगा, कितनी सैचुरेशन होगी, कितनी डिमांड होगी और कितनी अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ट्रेंड के हवाले से आसिम आप भी बात करना चाहें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह आपने बीबीए की एमबीए की बात की, ठीक है, इंजीनियरिंग की बात की, इस तरह एक टाइम ये भी था जब सब लोग सीए कैट और एसीसी की तरफ भी चले गए थे, ऐसे ठीक ही। है। और बिल्कुल यही पोजीशन थी जो आपने अभी डिफाइन की है। अच्छा, इसमें एक तो पर्सनल लेवल पे भी होता है कि इंसान का अपना गोल बिल्कुल क्लियर नहीं होता। गोल क्लियर भी होता है तो उसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टरी को साइड पे रखते हैं, आपने इंजीनियरिंग करना है तो आपको एक एंट्री टेस्ट की जरूरत है, उसमें इतने मार्क्स आने चाहिए, आपकी जो 4 या 5 साल की डिग्री है उसमें इतनी परसेंटेज आपकी आएगी तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। एक तो इसमें ये इशू है। सेकंड सिनेरियो ये जो आपने बात की कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जब इंसान खुद क्लियर नहीं होता तो वो फिर इधर उधर से मशवरे वाली साइड पे देखता है। तो सबसे पहले उनको अपने पेरेंट या सिबलिंग्स नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स को अगर अवेयरनेस हो तो वो समहाउ अच्छी तरह गाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो पेरेंट्स भी हैं वो अपने सर्कल में देखते हैं जिसमें आपके रिलेटिव्स आते हैं कि फलाने का लड़का या लड़की ने ये किया तो तुम भी ये कर लो, ठीक है। और इसमें भी ये आता है कि उसने ये किया था तो वो इतना कमा रहा है कमा तो रहा ऐसा है। करो तुम भी ये कर लो, ठीक है। ठीक है, फिर वो ये साथ ये भी बात ऐड करते हैं कि चलो मुंडे दा जेड़ा फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है,
ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें ये समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा, कोई सजेशन आता है पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स ने जहां से भी इनपुट लिया हो, हाँ वो बच्चे को कहते हैं, लेकिन बच्चा उस प्रेशर को या उन चीज़ों को हैंडल करने के काबिल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप एसी से कर लें, ठीक है, जो टोटली अकाउंटिंग और फाइनेंस की फील्ड है, और लड़का जो है वो मैथ के अंदर ही नहीं अच्छा, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन ही खराब है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सम हो वो मजबूरी में चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप उसको अचीव भी कर लें तो आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगी, या तो आप रास्ते में छोड़ देते हैं, अचीव कर भी लें तो जो आउटकम है जो आपने इंडस्ट्री को देना है या अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है एज अ रोल मॉडल, ठीक है, और रोल मॉडल नहीं है अपने लेवल पे या अपनी फैमिली के करना है, तो वो आउटकम भी अचीव उसमें नहीं होते। आसिफ भाई, सीए तो मजबूरी में होता ही नहीं ना, ये तो क्लियर ही नहीं होता। मजबूरी वाला कोई मैंने नहीं देखा बंदा जो सीए क्लियर कर अच्छा, गया। सीए करने से पहले एसीसीए वाली स्टेज आती है जो नॉर्मली लोगों ने ट्रेंड की तरफ देखते हुए स्टार्ट किया था। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये ट्रेंड है, ये एसएसटी फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास स्टेटस है, सैलरी है और ट्रेंड है। अगर हम इन तीन चीज़ों को छोड़ दें और इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम अपने करियर का डिसीजन लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन हमारे सामने आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये तीन चीज़ें नहीं तो फिर क्या? ठीक है, बिल्कुल। अगर हमने इन चीजों को कंसीडर नहीं करना तो वो क्या चीजें हैं जिनको हमने कंसीडर करना है। अच्छा, इसका भी मेरा एक ना फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपल पी फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है, पहला पी है, दिस इज पर्पस, राइट। राइट, हायर पर्पस। अब वो जो आपने बात की ना क्लैरिटी वाली कि लोग खुद ही क्लियर नहीं है, ठीक है। जी। अब पर्पस वाले सेक्शन के अंदर एक तो हमारी क्लैरिटी होती है, ठीक है। दूसरा, जो आपने वैल्यूज की बात की थी, वो वैल्यूज भी हमारे पर्पस के साथ लिंक करती हैं। ठीक है। जो मेरी पर्सनल वैल्यूज हैं, जिन बातों के ऊपर मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, वो चीजें मुझे हेल्प आउट करेंगी मेरे पर्पस को बिल्ड करने के अंदर, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि जी पर्पस कैसे फाइंड होता है, पर्पस कैसे डिसाइड होता है, और पर्पस का करियर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक हाई पर्पस है कि आपने अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोडक्टिव बनाना है, इनको ग्रो कराना है और आपने इनको डेवलप करना है, ठीक है। अब ये है आपका पर्पस, हायर पर्पस, जिसके अंदर लोग है। पर्पस हमेशा होता है दूसरों के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिल्कुल। बिटवीन पर्पस एंड पैशन। पैशन होता है आपकी जाती चीज, पर्पस होता है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए, जो आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जो अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, वो क्या होगा, राइट। अच्छा, अब पर्पस मेरा ये मिसाल के तौर पर कि मैं ये कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान की नेशन को, पाकिस्तान की यूथ को मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने डेवलप करना है, मैंने इनको ग्रो कराना है। अब ये जो मेरा एक पर्पस सेट हो गया, अब इसके नीचे मैं बहुत सारे करियर्स चेंज कर सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे करियर्स मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ जो मेरे इस पर्पस को फुलफिल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर सबसे एक एक जो बेसिक लेवल पे इस पर्पस को पूरा करता है वो है टीचिंग, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने टीचर बनना है। अब वो टीचर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्राइमरी लेवल से, बेशक अपने वही अपनी ट्यूशन या जो आपने कहा कि स्किल सीखने के लिए अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ है, पर्पस आपका सेट हुआ है, आपने शौकिया तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया स्किल सीखने के लिए। अब क्या हो रहा है कि आपकी स्किल डेवलप हो रही है। प्राइमरी लेवल से आप मिडिल लेवल पे गए, मिडिल लेवल से आप इंटरमीडिएट लेवल पे आए, साथ साथ आपकी तालीम बढ़ती जा रही है, आपकी डिग्री बढ़ती जा रही है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, आप पीएचडी की तरफ चले जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लग जाएंगे, यही सीढ़ी बढ़ती जाएगी, आप चांसलर तक जा सकते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब ये एक करियर है, एक मिसाल है जो इस पर्पस के साथ कि मैंने लोगों को डेवलप करना है। अब मिसाल के तौर पे आप पढ़ा रहे थे किसी कॉलेज के अंदर और वहीं पर आप इंट्रोड्यूस हो गए इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड के साथ, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड, नई फील्ड आपको बीच में आपके रास्ते के अंदर आपको इंट्रोड्यूस हुई है। अब क्या है कि आप टीचिंग से अपना करियर शिफ्ट कर सकते हैं एज अ ट्रेनर, आप ट्रेनर बन जाए। अब देखो काम ट्रेनर का काम भी क्या है,
लोगों को डेवलप करना, लोगों को एम्पावर करना, उनको ग्रो करने में उनकी मदद करना, और नेशन बिल्डिंग, राइट। तो ये जो अब करियर चेंज हुआ है, यहाँ पर करियर शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन पर्पस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है आसिम भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है, थोड़ा सा आप अपना माइक वगैरह चेक कर लें दोबारा। हाँ, इसको री रीप्लग कर लें, इसको ना रीप्लग कर लें। अच्छा नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए मैं कंटिन्यू थोड़ा करता हूँ, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये चीज है कि आपने शिफ्ट किया, आप ट्रेनर बन गए, और आपका जो पर्पस है वो वहीं पे खड़ा है। ठीक है। अच्छा, बीच में आपको ख्याल आता है कि यार मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता, मैं 9 to 3 9 to 4 जॉब नहीं कर सकता, मैं टीचिंग नहीं कर सकता, या आप ये समझते हैं कि यार जो जॉब से मुझे 25 30 या 40 हजार रुपया मिल रहा है, इस पे मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी फैमिली जो है उसकी नीड ज्यादा है, और मुझे अपनी सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल हर तरह से मुझे अपने आप को सिक्योर करना है, तो मैं अब टीचिंग की जॉब नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, क्या आप अपने मकसद से हट गए हैं, आप अपने पर्पस से हटे हैं? नहीं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपना अदारा बनाने का सोच रहे हैं, आप अपनी एकेडमी बनाने का सोच रहे हैं, आप अपना स्कूल बनाने का सोच रहे हैं, किसी भी किस्म का एजुकेशन सेंटर आप बनाना चाह रहे हैं जहां पर आप लोगों को ग्रो करें, एजुकेट करें, एम्पावर करें। अब देखें, ये तीसरी चीज है जो आपकी शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन पर्पस आपका वही है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर आप मजीद चीजें ऐड करते जाएं तो ये चीजें लिंक रहेंगी आपके पर्पस के साथ। तो पहली चीज, द फर्स्ट पी इज पर्पस। आप अपना पर्पस कोई डिसाइड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसके हवाले से आप चीजें देखते हैं कि मैंने इसके अंदर किस करियर को परस्यू करना है जो मेरे पर्पस को पूरा करने में या अचीव करने में मुझे सपोर्ट करे और मेरी हेल्प करे, राइट। सेकंड पी इज पर्सनैलिटी, राइट। पर्सनैलिटी के अंदर यह है कि आपने अपना एनालिसिस करना है। आप साइकोलॉजिस्ट से भी एनालिसिस करवा सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है जो आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करती हैं, जो बताते हैं कि आपकी शख्सियत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं जो ज़्यादा हैं, उन एट्रीब्यूट्स के हवाले से क्या एप्टीट्यूड है आपका, मतलब लाइफ में, लाइफ की किस डोमेन के अंदर आप ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल, मतलब अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब एप्टीट्यूड के अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके बाद हमें रिजल्ट्स आता है कि हम न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर बेहतर है, हमारी मेमोरी ज़्यादा बेहतर है, या हम एम्पैथी ज़्यादा रखते हैं। मतलब इस तरह की भी बहुत सारी डोमेन्स हैं, या हम ये कहते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें पता लगते हैं कि मेरी शख्सियत के अंदर ये ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पर मेरी शख्सियत है सेंसिटिव, मैं सेंसिटिव बंदा हूँ, मैं किसी को तकलीफ में देखकर मैं खुद बेचैन हो जाता हूँ, खून देखकर मेरा दिल खराब होता है, मैं किसी को चोट लगा हुआ जख्म मैं नहीं देख सकता। अब अगर मुझे पता है अपनी पर्सनैलिटी के इस पहलू का कि यार मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज वाजे है, मैं कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि अब डॉक्टर ने क्या करना है, 24 घंटे उसने लोगों की मिजरीज के साथ डील करना है। लोग उसके पास कराहते हुए आ रहे हैं, चीखो पुकार करते हुए आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स के बाद बुरी हालत में लोग आ रहे हैं, खून है और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं। अब ये सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों को कंसीडर करना है एक डॉक्टर ने, 24 घंटे इन लोगों के साथ डील करना है। अब अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा सेंसिटिव है और आप इन चीजों को डील नहीं कर सकते, लेकिन आपने इस चीज के बारे में नहीं सोचा, आपने इस चीज को कंसीडर नहीं किया, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स के कहने पर, अपने टीचर्स के कहने पर, अपने पीयर प्रेशर के अंदर या ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर आप डॉक्टर बन गए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अगले 5 साल की आपकी जो स्टडी है उसी के अंदर आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस फील्ड के अंदर आ गए। अब क्या होगा, कंटिन्यूसली एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, कंटिन्यूसली आप जो है वो अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। अब इसमें होता यह है कि 2 साल 3 साल आपने लगा लिए हैं, पेरेंट्स के पैसे भी खर्च हो चुके हैं, फिर आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है कि यार अब मैं वापस कैसे जाऊं, अब मैं कोई और करियर कैसे चूज करूं, मैं इसकी शिफ्ट कैसे करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो रहा।
इसी तरह अगर हम देखें कि एक बंदा, जिस तरह आपने सीए वाले की बात की, वो कैलकुलेशन के अंदर सही नहीं है, एक बंदा उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर नंबर्स गेम है ही नहीं, मतलब नंबर्स के साथ डील करना उसको आता ही नहीं है, उसको नंबर याद ही नहीं होते हैं, कैलकुलेशन उसको नहीं आती है, तो ऐसा बंदा सीए की फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। तीसरा पहलू अगर हम थोड़ा सा मजीद देख लें, वो ये कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आर्टिस्टिक टच है, ठीक है, आप क्रिएटिव है, आप इमेजिनेटिव है, आप डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर आप आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के अंदर जा सकते हैं, मतलब आर्ट की जितनी ज्यादा डोमेन्स है आप उनके अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपको पता हो कि आपके अंदर आर्टिस्टिक रूह पाई जाती है, आपके अंदर एक आर्टिस्ट है जो चीजों को ऑब्जर्व करता है और उनको अपनी ड्राइंग से, अपनी पेंटिंग से, अपनी पिक्चर से पोर्ट्रे करता है और लोगों के सामने रखता है। तो ये है चीज पर्सनैलिटी का फैक्टर जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने अपने करियर चॉइस के लिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनैलिटी को कैसे असेस किया जा सकता है। अगर आप सिंपल गूगल के अंदर लिखें, जितने लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट के अंदर भी एक भाई ने पूछा था, मेरे ख्याल में सरफराज भाई ने पूछा था कि टेस्ट कौन से होते हैं। गूगल के ऊपर आप सिंपली लिखें व्हाट इज माई पर्सनैलिटी टाइप, वो आपको बहुत सारे टेस्ट दे देगा जिसके अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं, जिसके अंदर MBTI है, मेयर ब्रिग्स टाइप इन्वेंट्री है, उसके अलावा 6 फैक्टर्स थ्योरी है, उसके अलावा बिग 5 थ्योरी है, और बहुत सारे ऐसे एप्टीट्यूड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है जो आपको आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और उस पर्सनैलिटी के हवाले से कौन कौन से करियर्स हैं, कौन कौन सी डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। राइट। अच्छा, 2P हो गए हमारे, ट्रिपल P फार्मूला था जिसके अंदर हमारे पास एक पर्पस है, एक हमारे पास पर्सनैलिटी है, और तीसरा हमारे पास आता है पैशन। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और हमारे यहाँ पर पैशन की ऐसी आवाज लगी कि लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों को समझ भी नहीं आई कि यार ये पैशन होता क्या है। लोगों ने समझ नहीं सके लोग कि पैशन वर्क कैसे करता है, पैशन की हकीकत क्या है, क्या पैशन एक दफ़ा ही होता है या पैशन मजीद भी हो सकते हैं, क्या पैशन चेंज किया जा सकता है, क्या पैशन क्रिएट किया जा सकता है। ये सारे सवाल हैं जो मुझे पिछले तकरीबन 8-9 माह 10 माह से मुझे थोड़ा सा तंग करते थे। मैंने इनके ऊपर थोड़ी सी स्टडी भी की, थोड़ा सा मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपनी लाइफ को और दूसरे लोगों की लाइफ को, तो मुझे एक बात समझ में आई कि पैशन हर वो चीज़ है जो करते हुए आपको अच्छा महसूस होता है, आप इंजॉय करते हैं, बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी चीज़ है। अब ये कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या रॉकेट साइंस नहीं है कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। राइट, जैसे लोग कहते हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। देखो, पैशन प्रोफेशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि मुझे पैशन ढूंढना है। हम लोग 25-30 साल की उम्र में ये लफ्ज सुनते हैं पैशन का, ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि यार अब जल्दी से मुझे ना मेरा पैशन मिल जाए कि मेरा पैशन क्या है, ठीक है। हालांकि पैशन डिमांड करता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करें, मुख्तलिफ फील्ड्स को ट्राई करें। देखो, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इसके अंदर शौक है, ठीक है। अब आपके सामने मैं ये अक्सर मिसाल देता हूं कि आपके सामने आम पड़े हैं कटे हुए, ठीक है। अब आपको पता है कि आम मीठा होता है, आसिफ भाई मीठा होता है आम, अच्छा, लेकिन कोई 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 आम कड़वा भी तो होता है कड़वा, कोई आम खराब भी होता है। जी जी बोलें। हम बात कर रहे हैं पैशन की, पैशन के हवाले से कि पैशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि पैशन ढूंढने में मुश्किलात क्यों होती हैं। असल में ना, मैंने आसिम भाई इस चीज़ के ऊपर बड़ा गौर किया है कि यार ये पैशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आया किससे है, मतलब जो हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट आया है ये गोरे से आया, राइट। गोरे ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर और इन चीज़ों के अंदर उसने
पैशन का बहुत ज्यादा जिक्र किया। उसने कहा कि यार पैशन को फॉलो करना चाहिए, और जो लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी जिंदगी के साथ बुरा कर रहे हैं। अब उसने तो इतनी बात कही, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ सोसाइटी में डायनेमिक्स क्या है, हमारी सोसाइटी में और वेस्ट की सोसाइटी में कितना फर्क है। देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं ना, ये मिसाल बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें, सोचें, तो हमें पता लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ये कि आप कंपेयर करें हमारे टीन एजर की लाइफ को बाहर के टीन एजर से। बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूं। जो हमारा टीन एजर है वो सुबह को जाता है स्कूल, ठीक है, दोपहर 2 बजे वो स्कूल से आता है, 4 बजे उसकी ट्यूशन या एकेडमी स्टार्ट होती है। ठीक है आसिम भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 8 बजे तक वो एकेडमी रहता है, एकेडमी से वापस आता है, उसको कोई ना कोई टेस्ट मिला होता है स्कूल से या एकेडमी से, उसके बाद बैठ के वो अपना टेस्ट तैयार करता है, और रात के 10 बजे वो फारग होता है। और नॉर्मली इसके अंदर भी 1 घंटा कारी साहब के लिए भी होता है जो कुरान या सुबारा पढ़ाने आते हैं। ठीक है, अब 1 घंटा कारी साहब का है। ठीक है, अब वो हमारा टीन एजर जो है वो सुबह से लेके रात 10 बजे तक अपनी किताबों के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर, वो एक अलग सवाल है कि वो कितना पढ़ रहा है उस टाइम के अंदर, वो कितना पढ़ रहा है और कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना दोस्तों के साथ एक कम्युनिटी बना रहा है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन नॉर्मली ये है कि 8th क्लास के बाद 8, 9, 10 ये वो साल होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल साल होते हैं, जिसके अंदर बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को, इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब ये जो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के जो साल है, ये हम कहाँ गुजारते हैं? हम स्कूल में गुजारते हैं, स्कूल के बाद एकेडमी में गुजारते हैं, कारी साहब के पास गुजारते हैं, और उसके बाद रात को 10-11 बजे हम फारग होते हैं। मुझे बताएं, हमारा जो पाकिस्तान का जो टीन एजर है उसने अपना पैशन कैसे फाइंड करना है? अच्छा बिल्कुल आपने इसके एज कम्पेयर टू, अगर हम बाहर गोरा जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, हम उसके टीनेजर की बात करें, तो वो सुबह को जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है 4 घंटे के लिए, उस स्कूल के अंदर भी वो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे उसको अपने इंटरेस्ट का पता चल रहा है। ठीक है, जिस तरह आपने फिनलैंड वगैरह की, आपने पहले एक अच्छी खासी एक लंबा आपने लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि दुनिया के अंदर कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब उन एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज मौजूद होती हैं, ऐसे काम होते हैं जिनसे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये समझने में आसानी होती है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब 4 बजे तक फर्ज कर लें कि गोरा अपने स्कूल में है। 4 बजे के बाद वो जब घर आता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो अपना स्केटबोर्ड उठाता है और गली में निकल बाहर चला जाता है। ठीक है, अपनी बास्केटबॉल उठाता है, बाहर चले जाता है, अपना फुटबॉल उठाता है, बाहर चला जाता है, बेसबॉल का बैट उठाएगा, बाहर चला जाएगा। अब बाहर उसकी एक कम्युनिटी डेवलप हुई है, एक पीयर ग्रुप है उसका, जो नई नई चीजें करते हैं, नई नई एक्टिविटीज, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, जिसे कहते हैं ना पंगे लेने, अपनी लाइफ के साथ पंगे लेते हैं। ठीक है, अब एडवेंचरस लाइफ है, नई नई चीजें उन्होंने ट्राई करनी है, कोई रोक तरह से नहीं है कि तुम कहाँ थे, कहाँ हो, तुम अकेडमी का तुम्हारा टाइम हो रहा है, तुम अकेडमी क्यों नहीं गए हो, और कारी साहब आ रहे थे तो तुम कारी साहब के टाइम पे यहाँ पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो बाहर की कम्युनिटी के अंदर जो टीन एजर है वो इन चीजों को एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ के अंदर, मुख्तलिफ एक्टिविटीज को। तो जब वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करते करते वो जब 20 साल की उम्र तक पहुंचेगा, तो मुझे बताओ कि उसको नहीं पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, या कौन सी चीज करते हुए उसको बहुत अच्छा लगा था, उसने बहुत इंजॉय किया था, और किस चीज को वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है। जी आसिम भाई। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया ना। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि एक बच्चा या स्टूडेंट है, उसकी लाइफ 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक वो जो स्कूल में गुजारता है और एक जो स्कूल के बाद गुजारता है। अच्छा, पहले तो स्कूल की बात करते हैं। अच्छा, स्कूल में टीचर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो काउंसलर या कोच ऑलरेडी होते हैं, अगर नहीं तो उनका एक डिपार्टमेंट है,
उसमें वो मंथली रिपोर्ट पेरेंट्स को सबमिट करवाते हैं। उसमें वो मिलके बैठ के एनालिसिस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में उनका बच्चा बहुत अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में एवरेज है या उससे कम है, ठीक है। ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द ईयर जब कंपाइल करते हैं तो उनको काफी हद तक नजर आता है, फर्स्ट एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो जब बच्चा 7th 8th तक पहुंचता है तो काफी हद तक चीजें क्लियर होती हैं कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, या उसका रुझान किधर है, उसका इंटरेस्ट कौन सी साइड पे है, एक ये। सेकेंडली जो उसकी एक्टिविटीज हैं जो स्कूल से जाने के बाद वो घर में करता है, ठीक है। हाँ, जिस तरह आपने बात की एडवेंचर के हवाले से, अच्छा बाहर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि मुख्तलिफ सोसाइटीज बनी हैं, ठीक है। अगर आपको लिखने का शौक है तो वहाँ पे पोइट सोसाइटी होगी या राइटर्स सोसाइटी होगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन है तो एडवेंचर क्लब होगा। स्पोर्ट्स के शौकीन है तो फुटबॉल के हवाले से एक डिफरेंट होगा, बेसबॉल, क्रिकेट, हर हवाले से डिफरेंट क्लब्स बने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट पेरेंट्स आपको वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं, या डेली या वीकली आपकी वहाँ पे क्लासेस होती हैं, या प्रैक्टिकली आप उसको जाके सीखते और खेलते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। खुद अपनी जिंदगी में देखा है कि जो मेरा बाहर का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, जो पेरेंट्स हैं वो खुद 3 साल 4 साल के बच्चे को फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली माइनर सी चीज़ों से वो असेसमेंट करते हैं। घर पे अगर क्रिकेट का बैट है, बेसबॉल का है, लेकिन बच्चा फुटबॉल की तरफ ज़्यादा लीन हो रहा है तो उनको लगता है कि ये बच्चे का जो रुझान है वो फुटबॉल की तरफ है। तो वो जब थोड़ी 4 या 5 साल का होता है तो वो कोई फुटबॉल क्लब ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। वहाँ से उनको उनके जो एटीट्यूड का वो पता चल जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। अच्छा, इससे पहले जो आपने 3 पीस की बात की जिसमें पर्पस है, पैशन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करूंगा पर्पस और पैशन के हवाले से। अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आपने अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। सारी चीज़ें साइड पे रख दें, ठीक है, कि घर वाले क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, इसका फैसला आपने करना है और जो इसके एडवांटेजेस या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी आपने फेस करने हैं, ठीक है। किसी हद तक आपकी फैमिली, सिबलिंग्स या ख़ानदान की आपको स्पोर्ट्स होती है, लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद वो स्पोर्ट आपके पीछे नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने अपना एनालिसिस करना और उसके लिए बहुत अच्छी टूल है जिसको हम स्वॉट कहते हैं, SWOT, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है, अपनी वीकनेस को करते हैं एनालिस, सारा लिस्ट डाउन बेसिकली करते हैं कि आपकी कौन कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेस है, अच्छा इनमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ है तो मैं देखूंगा इसमें डिग्री कौन सी है, ठीक है। या प्रैक्टिकली कहें तो इज देयर एनी क्लब जिनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ पार्ट टाइम, चाहे स्कूल के बाद ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी होगी और इसमें थ्रेट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये मैं ज्वाइन करता हूँ तो कौन सी चीज़ मैं लूज कर रहा हूँ, या इसमें ये देख सकता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे प्रेशर है फैमिली की तरफ से, अपने पीयर्स की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जब ये एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको अपनी पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी आपने बात की पर्सनैलिटीज़ की। काफ़ी सारे मॉडल चल रहे हैं जो, लेकिन जो 2 फेमस मॉडल हैं वो आपने MBIT बात की, मायर एंड ब्रेक, ठीक है। इन्होंने बेसिकली 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ को डिफाइन की है, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन जाएं तो आपको फ्री टेस्ट सैंपल भी अवेलेबल हैं जिसमें आप ये टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें हो सकता है 16 पर्सनैलिटीज़ हैं, आप मोर देन 1 या 2 पर्सनैलिटीज़ में भी लाई करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सनैलिटी में, आप 2 से 3 4 में भी लाइक कर सकते हैं। अच्छा, जब इनमें करेंगे तो ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें किस तरह सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको एक काउंसलर या प्रोफेशनल की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब ये 16 टाइप की पर्सनैलिटी से आपने अपना एनालिसिस कर लिया। अगर हम ऑनलाइन जाएं तो 16personalities.com जाएंगे तो आपको ये पूरा टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, जिसमें आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक और थ्योरी है जो काफी फेमस है, वो है डॉक्टर जॉन हॉलैंड की, जिसको हॉलैंड। हॉलैंड्स कॉर्ड या हेक्सागन भी कहते हैं। उन्होंने इनको मजीद नैरो डाउन किया और इसमें 6 तरह की पर्सनैलिटीज आपको कर दी हैं और उसी से आगे भी प्रोफेशन लिंक्स कर दी हैं। राइजिक इसका नाम है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, जिसमें रियलिस्टिक है, आर्टिस्टिक है, इन्वेस्टिगेटिव है और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। और इनका भी आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से, आपके एप्टीट्यूड के हवाले से, आपके स्किल्स के हवाले से है, वो है जैपनीज टेक्निक जिसको इकागी कहते हैं।
ठीक है। प्रोनाउंस हम इसको इकागे कहते हैं और इसके स्पेलिंग है IKIGAI। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सेकेंडली अगर आप लिखेंगे IKIGAI test.com, ठीक है, तो इसको आपको एटीट्यूड, आपके स्किल की बेस के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी टाइप के ऊपर और आपके एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत अच्छा एनालिसिस आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल फ्री में नहीं मिलता तो जहाँ पे हम अपने स्कूलिंग पे, एजुकेशन पे या डिग्रीज पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, अगर चंद हजार रुपए इन चीजों पे भी इन्वेस्ट कर लें तो वो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। जब ये सारी चीजें हम चेक कर लेंगे, हमारे पास एक कंक्लूजन या एक बिगर पिक्चर हमें नजर आ जाएगी। उसमें हमें काफी हद तक हमें अपना पर्पस भी डिफाइंड हो जाएगा बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज, आवर स्किल्स, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम उसी हिसाब से डिग्री या जॉब के हवाले से या इंडस्ट्री के हवाले से उसको परसू कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली बात आती है पैशन की, ठीक है। अच्छा, पैशन की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, जो मैंने अब तक सुनी या सीखी, उसमें यह है कि पैशन को डिफाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है जिसपे आप अपना पैशन डिफाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप मुफ्त में कर सकते हैं, ठीक है। इसको मजीद एलेबोरेट किया जाए तो अगर आप बिलियनियर हैं, आपको फाइनेंस के हवाले से कोई टेंशन नहीं है, अपने पैसों के हवाले से कोई परेशानी नहीं है, तो उस वक्त आप कौन सा ऐसा काम करेंगे, सिलेक्ट या चूज करेंगे जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो आप चीज़ें देखें तो वो आपको काफ़ी हद तक अपने पैशन की पिक्चर क्लियर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा, खुला पैसा हो, मुझे पैसे की या फाइनेंस की टेंशन ना हो तो मैं कोई NGO बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो सोशल वर्क की साइड के ऊपर उसका ध्यान है, ठीक है। अच्छा, कोई कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ या क्रिकेट में ऐसी चीज़ है जो मैं सुबह दोपहर शाम खेल सकता हूँ और अगर मुझे पैसे की टेंशन ना हो तो मैं यही काम करता रहूँ, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इसमें जो सेकेंड एलिमेंट है वो है इमेज, कि एक तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी चीज़ कर रहे हैं, दूसरा आपका इमेज है कि आप अपने इमेज की परवाह किए बगैर कौन सा ऐसा काम है जो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कहते हैं ना कि लोग ये कहते हैं, लोग ये कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे, आपने एक ट्रेनर बनना है, ठीक है। और सोसाइटी में लोग कहते हैं, या आपके रिलेटिव या घर वाले कहते हैं ये तो बातें करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, या कल को क्या करोगे इससे करके, ठीक है। एक जगह जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, उनको बेसिकली वो स्कोप नज़र नहीं आता जो आपको आ रहा होता है। अगर आप उस इमेज की परवाह किए बगैर के लोग क्या कहते हैं उसको आपको परसू करना चाहते हैं, तो वो फिर आपका पैशन बन जाता है। सो द फॉर्मूला इज कि अगर आपको फाइनेंस का कोई इशू ना हो तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे, अगर आपको अपने इमेज की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में, ठीक है, तो वो आपका एक पैशन बन जाता है। ठीक हो गया आसिम भाई। और ये जो फाइनेंस वाला है ना, इसको थोड़ा सा मजीद आप एलेबोरेट करें। जैसे आपने अभी थोड़ा सा तो बताया, इसमें कंफ्यूजन पता क्या लोगों को हो जाती है कि लोग समझते हैं कि जब हम ये काम करना स्टार्ट करें ना तो तब भी हमें पैसों की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है जो मैंने देखा है। इसमें ये है कि अभी तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास, हम ये कहते हैं कि आपके पास फाइनेंस है, मतलब ये कि आपको पैसों की टेंशन ना हो, आपको रोजगार की टेंशन ना हो, तब आप वॉलंटियरली किस काम को करेंगे सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए या किसी भी तरह से अपना रोल प्ले करने के लिए, तब आप क्या काम करेंगे, वो चीज होती है ये। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद जब मैं डिग्री करूंगा और डिग्री करने के बाद जब मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगा तो कौन सा ऐसा काम है जो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है इसका जवाब उनको मिल जाए कि यार ये, मिसाल के तौर पर आप ये कहो कि यार मैं टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा पैशन है, मैं टीचिंग करूंगा। चले जी, आसिम ने टीचिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आसिम की उम्र भी है 25 साल, आसिम के पीछे फैमिली है, आसिम के लिए सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि उसको फाइनेंस की जरूरत है, उन चीजों की जरूरत है। मुझे बताएं आसिम, आप कितनी देर तक इस पैशन के ऊपर रहेंगे? अच्छा अनस, इसमें एक और रेफरेंस मैं मजीद दूंगा। टॉनी रॉबिन्स ने अपनी किताब में जिक्र किया हुआ किसी बिलीनियर का, उनसे जब ये सवाल पूछा गया, ठीक है, इसी हवाले से, पैशन के हवाले से, पर्पस के हवाले से, ठीक है, तो उन्होंने इसको डिफाइन इस तरह किया कि फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर टारगेट, ठीक है, वो आपका पर्पस हो सकता है, पैशन हो सकता है, जो जिसको आप परसू करना चाहते हैं। द सेकेंड थिंग, यू हैव टू डिसाइड
आर यू गोइंग टू पे द प्राइस और नॉट, ठीक है, क्या आपने उसकी प्राइस पे करने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैंने दुनिया बदलनी है, ठीक है, सारा कुछ करना है, लेकिन उसकी एक प्राइस है ना, एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट और अ प्राइस टैग। हम कोई किताब खरीदने जाते हैं तो वो 500 रुपए की, 100 रुपए की या 1000 रुपए की है, हम उसको पे करते हैं, उसके बाद वो चीज हमारी होती है। इसी तरह कामयाबी जो है उसकी भी एक प्राइस है, इट कम्स विद द टैग प्राइस। बिल्कुल है। इफ यू आर विलिंग टू पे द टैग प्राइस देन कामयाबी आपकी होगी। और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट रूल यही सिखाया जाता है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, ठीक है। सही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कामयाबी मुफ्त में आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अगर कामयाबी मुफ्त में हर इंसान की झोली में डाल दी जाए तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं या जिन लोगों का आज हम हवाला दे रहे हैं या रेफरेंस दे रहे हैं, कायदे आजम से लेकर इलामा इकबाल से लेकर बाहर के जितने फिलोसफर्स हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला हो गए या कोई और एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने प्राइस को पे किया है, ठीक है। हम चाहते हैं हम घर पे बैठे रहे, हमें हरकत भी ना करनी पड़े और सारी चीजें हमारी झोली में आ जाए, ऐसे नहीं। ये सारे वो लोग हैं जो लीडर्स हैं, वो सर्कमस्टांसेस में ही ऊपर आए हैं। कंक्लूजन क्या था, उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया था, वो उससे हटे नहीं, उसके लिए चाहे उनको जितनी मर्जी प्राइस पे करनी पड़ी। कायदे आजम का हवाला हमारे पास है कि उनको टीबी था, विच वाज कॉल्ड द बेस्ट सीक्रेट ऑफ सेंचुरी, उनके डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता, ठीक है। नेल्सन मंडेला, ठीक है, 28 साल उन्होंने जेल में काटी, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है कि जब फतह मक्का के मौके पर या उससे पहले क्या क्या जुल्म उनके ऊपर नहीं हुए, ठीक है, लेकिन फतह मक्का के बाद उन्होंने क्या रवैया अपनाया या क्या ऐलानात किए या क्या मामला किए लोगों के साथ, ठीक है। और उससे पहले कितनी मुश्किलात थी, ठीक है, कितने सारे सर्कमस्टांसेस थे जिनको उन्होंने फेस किया, तब ही एक लीडर बना, ठीक है। इसी तरह आप अपनी जिंदगी के खुद लीडर हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, पर्सनल लाइफ के हवाले से हो या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हो। आपने जब पर्पस और पैशन डिफाइन करना है तो आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस देन देयर इज नो सक्सेस, ठीक है। फिर जो उस अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि हम एक टारगेट सिलेक्ट करते हो, हम अपना एक रोड मॉडल डिसाइड कर लें, ठीक है, एक रोड मॉडल सिलेक्ट कर लें, उसके नक्शे कदम पे हम चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नक्शे कदम पे चलते हुए हमने अपनी पर्सनैलिटी को नहीं खोना। हम इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, हम उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, लेकिन उसके साथ साथ उनको कॉपी करके अपनी पर्सनैलिटी को नहीं खो सकते। मैं आसिम खान हूं, मुझे आसिम खान ही रहना है। आप अनस रसूल हैं, आपने अनस रसूल ही रहना है, तभी दुनिया आपको मानेगी और पहचानेगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैंने अनस रसूल कल को बनना है, कैरियर काउंसलर बनना है या कोच बनना है, ठीक है, और मैं बिल्कुल उनका हर अंदाज कॉपी करना शुरू कर दूं, बाकी वो सारी चीजें करना शुरू कर दूं जो उन्होंने की है, दाढ़ी मुझे रख ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बाल थोड़े, दाढ़ी मुझे बिल्कुल, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, कल को मैं कोच बन जाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी शनाख्त क्या होगी, ठीक है। जो आपका आईडी कार्ड होता है वो सिर्फ आपका है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आपकी तस्वीर, आपका नाम और बाकी बायोडाटा डिटेल उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो आप ये डिसाइड करना है कि आपने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है, आपने अपना कोई रोल मॉडल चूज करना है, लेकिन उस रोल मॉडल को चूज करते हो आपने से लर्निंग करनी है और सीखना है। आपने अगर कोई मेंटोर भी अपना सेलेक्ट करना है या अगर काउंसलर के पास जाते हैं उनके मामलात पे या चीजों पे आपने अमल करना है, तो अपने अपना आप नहीं खोना, ठीक है, तब भी कल को आपकी एक पहचान बनेगी। वरना क्या कहते हैं, भेड़ियों की तरह, ठीक है, या दूसरे बकरियों की तरह, ये जितने भी रेवड़ हैं आपका शुमार उन्हीं में होगा, ठीक है। अगर आप प्राइस पे करेंगे तो आप अपनी शनाख्त बनाएंगे। तो ये अब आपने फैसला करना है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है, कि बाकी जो लोग कह रहे हैं वही करना है या आपने प्राइस पे करनी है अपने पर्पस और पैशन के लिए, ठीक है। वरना यही होगा, आप जॉब करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, ठीक है, आप 40 साल जॉब करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी कहेंगे काश मैंने ये कर लिया होता, ठीक है, काश मैं उस वक्त ये कर लेता, काश उस वक्त मैंने उसकी ना सुनी होती, अपने दिल की सुनी होती,
ठीक है। सही हो गया आसिम भाई। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका पर्पस है, जो आपका पैशन है, उसकी प्राइस पे करने के लिए आपको ऑलरेडी तैयार होना पड़ेगा। जब आप एक फैसला कर रहे हैं कि यार मैंने इस पर्पस के तहत ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, इस पैशन को मैंने अपने साथ लेकर चलना है और इस करियर को मैंने अपने पर्पस के साथ लिंक करना है, तो उसकी हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं, डेफिनेटली कुछ हद तक आपको उसकी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी और बिल्कुल। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। राइट। अच्छा आसिम, मैं अच्छा जरा अच्छा हाँ, अनस, सॉरी आपकी बात कट रही है, इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा। कि समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका पैशन है, ठीक है, आप उसको परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर की वजह से या सोसाइटी प्रेशर की वजह से, जिस तरह आगे आपने बात की कि आपने कमाना भी तो है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे एक सिंगर बनना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं अपने गाने बना रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना वीडियो लॉन्च करने के लिए या एल्बम लॉन्च करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है और पैसे मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा? उसके लिए हमें कोई अल्टरनेटिव या प्लान बी होना चाहिए। मैं कोई हाँ, जॉब करूँगा अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर, ठीक है, कुछ अर्सा मैं अब जॉब करूँगा और मुझे अपने पैशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करूँगा अपनी जॉब से, ठीक है। सही। उसके बाद फिर एक खास टाइम आएगा जब आप अपने पैशन को भी परस्यू कर सकेंगे और आपके लिए आसान होगा कि जो आपने जिन चीज़ों को वक्ती तौर पे अपनाया था उनको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक सर्जन थे, उनसे सवाल किया गया कि ये सर्जरी या एमबीबीएस ये तो आपका पैशन नहीं था, ठीक है, लेकिन आप जब भी सर्जरी करते हैं या अपनी जॉब के हवाले से जितने भी मामला करते हैं, आप बहुत खुश हैं और लगता है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि ना मेरा सर्जरी या एमबीबीएस मेरा पैशन नहीं था, ना मेरा शौक था, लेकिन ये मैंने मजबूरी में किया, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने सवाल किया आप खुश कैसे हैं? उन्होंने कहा मेरा शौक था वो गिटार बजाना था। मैं क्या करता हूँ, जब भी अपनी जॉब पे आने लगता हूँ, जॉब से आने से पहले 1 या 2 घंटे गिटार बजाता हूँ, उससे मेरी सेटिस्फेक्शन होती है। वो वाली जो मोटिवेशन है उसको लेके मैं अपनी जॉब है जिसे मैं मजबूरी में कर रहा था उसमें लेके चलता हूँ, तो अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप सही पार्ट हो गया। टाइम या वक्ती तौर पे अपने पैशन को टाइम देके उससे मोटिवेशन लेके दूसरी चीज जो आपको फैसिलिटेट कर रही है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं अनस। ठीक हो गया आसिम भाई। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल समराइज करूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग में मौजूद है, ठीक है, ठीक है। हम उनको बारी बारी जो है रिपीट आंसर करेंगे। तो इसमें यह है कि करियर काउंसलिंग के हवाले से जब आपने किसी से राय लेने का सोचना है या इरादा करना है, तो आपने अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने पीयर्स और दोस्तों के अलावा प्रोफेशनल से आपने राय लेनी है, प्रोफेशनल की आपने सर्विसेज लेनी है। और डेफिनेटली डेफिनेटली जो प्रोफेशनल होगा वो चार्ज करेगा, वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस का, अपनी स्किल का, अपने टाइम का, अपनी हर चीज़ का, जाहिर सी बात है वो चार्ज करेगा। तो अगर आपको लगता है कि जो आप लाखों रुपया अपनी एजुकेशन के ऊपर लगा सकते हैं, और अगर वो एजुकेशन की लाइन ही आपकी गलत हुई, तो मुझे बताएं कि आपकी वो जो लाखों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होगी, क्या वो मुनाफे में जाएगी या नुकसान में जाएगी? डेफिनेटली नुकसान में जाएगी। तो अगर आप कुछ 3-4 हज़ार या 5 हज़ार जितना भी सर्विसेज होती हैं, मुख्तलिफ काउंसलर्स हैं, मुख्तलिफ कोचेज हैं, उनकी मुख्तलिफ है, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके उसकी सर्विसेज लेके सिर्फ 3 से 4 या 5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके अपने 20, 25 या 15, 10 लाख रुपया बचा सकते हैं या सही जगह पर लगा सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई घाटे का सौदा है। मेरे ख्याल में तो ये मुनाफे का ही सौदा है। दूसरी बात ये है कि करियर चूज करने के लिए जो हमने बातें की हैं, जो चीज़ें आपने नहीं करनी, उसके अंदर ये है कि आपने किसी के स्टेटस को देखकर अपने करियर का डिसीजन नहीं लेना, आपने किसी की सैलरी या पैसे को देखकर अपने करियर का डिसीजन नहीं लेना, आपने ट्रेंड को देखकर अपने करियर का डिसीजन नहीं लेना। क्योंकि ये तीनों चीज़ें वो हैं जो टाइम के साथ चलती हैं, टाइम फ्रेम के अंदर चलती हैं, और जब टाइम फ्रेम चेंज हो जाए तो इन चीज़ों की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और जिस बंदे को आप इस वक्त देख रहे हैं, उसका जो टाइम फ्रेम था वो 20 या 25 साल पहले था जब उसने ये करियर स्टार्ट किया था। आप एक नए टाइम जोन के अंदर हैं, आपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है, राइट। और जो 3 चीज़ें जो जिसको आपने कंसीडर करना है, इसके अंदर सबसे पहले है पर्पस। आपकी लाइफ का कोई हायर पर्पस एक स्टेब्लिश होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, आपकी वैल्यूज उसके साथ डिसाइड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके साथ साथ
दूसरे नंबर पर पी जो है वो है हमारी पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर किन चीज़ों के अंदर आपको इंटरेस्ट है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ ज़्यादा बेहतर मैच करती हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है पैशन, और पैशन के हवाले से जैसे आसिम भाई ने बात की है कि कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको कहा जाए कि आपके पैसे कमाने की फिक्र नहीं हो, आपको पैसों की टेंशन ना हो, ये समझ लें कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, या ये समझ लें कि आपके पास ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज हैं कि आप सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं, उस टाइम पर अपने फारी टाइम में, अपने रिटायरमेंट के टाइम में आप क्या चीज़ करना पसंद करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, खुशी से, अपनी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, अपनी यूथ को डेवलप करने के लिए, या किसी भी तरह, या सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो इन चीज़ों को अगर आप कंसीडर करें तो डेफिनेटली आप एक अच्छा करियर चूज कर सकते हैं। आसिम, कोई आपके फाइनल रिमार्क्स हो इस हवाले से, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। अच्छा, चूंकि हम इसको समराइज कर रहे हैं तो आपने जो 3 P's की बात की है ना, इसको मजीद समराइज करते हैं कि जो सबसे जरूरी है वो है आपका अपना एनालिसिस और असेसमेंट अपने हवाले से। ठीक है, जब हम अपना एनालिसिस और असेसमेंट करेंगे तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी टाइप भी हमें पता चल जाएगी, हमारे ट्रेट कौन से हैं, हमारी वैल्यूज और स्किल्स का भी पता चल जाएगा। जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम कौन सा करियर चूज करें, कौन सी डिग्री करें और अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाएं। ठीक हो गया आसिम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सवाल है अली इमरान का। अली इमरान कह रहा है सर लॉन्ग टर्म गोल्स को मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड देना चाहिए। अच्छा आसिम, यहाँ पर इस सवाल के लिए मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं, अपना पर्सनल इनपुट दूं, वो ये है कि मैंने ये देखा है कि अगर आप अपने गोल को 1 साल से लंबा बनाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म गोल को अगर आप 1 साल से ज्यादा का टाइम देते हैं, मैंने ये देखा है कि ये आपकी प्रोग्रेस के अंदर रुकावट बनना शुरू हो जाता है, ये आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू हो जाता है, और ये आपको बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं करने देता, या आपको अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती, आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो गायब होना शुरू हो जाती हैं और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगर आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर इतनी देर तक के लिए फोकस हो जाए, और अगर आप जैसे 5 साल तक अगर आप कोई गोल बनाते हैं तो ये होगा कि हालात एक जैसे नहीं होते, जैसे अभी कोरोना हुआ, इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, हालात ऊपर नीचे होते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन, एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है जो अल्टीमेटली आपको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो मेरा मानना यह है कि जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए तो मैक्सिमम 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके अंदर 1 साल तक आप क्या अचीव करना चाहते हैं सिर्फ उस चीज को आप लिखें, सिर्फ लिखना नहीं है। अब पॉइंट ये है कि गोल्स को अचीव कैसे किया जाए, जो आज से 2 साल पहले मेरे लिए भी एक सवाल या निशान था, एक मिस्ट्री थी, लेकिन जब से मैं कोचिंग से मुतारिफ हुआ हूँ मुझे समझ आ गई है कि यार गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है। पहले मैं समझता था कि यार ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये स्टेज पे आते हैं, मोटिवेशनल टॉक देते हैं, आपके अंदर एक चिंगारी उबालते हैं, आपके अंदर एक शोला लगता है, आग लगती है, और आप कहते हैं कि यार मैंने कुछ करना है, राइट। आप घर जाते हैं, घर जाकर आप पेन उठाते हैं, कॉपी उठाते हैं, आप लिखते हैं कि आपने क्या क्या करना है, फौरन से आप गोल बनाते हैं, उसको बंद करके सराहने के साथ रखते हैं, आप सो जाते हैं। सुबह को जब आप उठते हैं तो एक नया फेज होता है आपके माइंड के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और आप वापस उसी चीज के अंदर चले जाते हैं जो मोटिवेशनल टॉक से पहले थी। तो फिर आप कहते हैं कि यार वो मेरी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो गई, और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ये बेकार काम है और इनसे फायदा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें करते हैं तो अचीव नहीं होता कुछ। तो इसका जो जवाब मुझे मिला है वो ये है कि गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी कोच को शामिल करना पड़ता है, शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोच हमारे जो पिछले सेशंस गुजरे हैं उसके अंदर हमने बताया है कि कोचिंग क्या है। आप अगर मेरे पेज के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो नीचे आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी कोचिंग के हवाले से। नहीं तो कल है आसिम भाई, हाँ कल है हमारा एक मिरेकल ऑफ कोचिंग, और उसके अंदर हम बात करेंगे कोचिंग के क्या मिरेकल्स होते हैं और किस तरह से कोचिंग काम करती है। तो उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई कोचिंग जो है आपके गोल अचीव करने में मदद देती है या नहीं मदद देती, राइट। तो बात यह है कि 1 साल का आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, उसको शॉर्ट करें, छोटे छोटे उसके टुकड़े करें। 1 हफ्ते में क्या करेंगे,
1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली 1 साल में क्या करेंगे। तो जब आप 1 हफ्ते तक का गोल बनाते हैं तो वो अचीव करना ज्यादा आसान हो जाता है। मैं कहता हूँ 1 हफ्ते को भी आप मजीद छोटा करें, आप हर रोज रात को बैठ के लिखें कि आपने कल क्या करना है। जब आप रोजाना रात को बैठ के लिखेंगे कि मैंने कल सुबह को उठ के ये 4-5 एक्टिविटीज करनी है जो अल्टीमेटली फायदा देंगी मेरी वीक के गोल को पूरा करने में, और मेरा जो वीक का गोल है ये मुझे हेल्प आउट करेगा मेरा मंथली गोल अचीव करने में, और मंथली जो है वो 3 महीने का, 3 महीने का, 6 माह का, और फिर अल्टीमेटली आपका साल का। तो ये डेली बेसिस पे करने के काम होते हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम गोल सेटिंग करते हैं, गोल लिखते हैं और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, जबकि जो माइंड साइंसेस है वो कहती है कि डेली आपको उस गोल को याद करवाना है अपने आप को, कम से कम 12 दफा, 16 दफा, 20 दफा, कम से कम 12 दफा आप सुबह उठ के अगर उस अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं सुबह सुबह कि आप वो तैयार हो जाएगा उस दिन के अंदर वो एक्टिविटीज करने में जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपको आपका गोल अचीव करने में। आसिम खान, आप बताएं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी मैक्सिमम टाइम होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल का, और गोल्स को कैसे अचीव करना चाहिए? अच्छा अनस, जो आपने बात की है कि जो गोल्स हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म होने चाहिए, नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। हम्म। इस बात से मैं काफी हद तक एग्री भी करूंगा। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम कौन से लेवल पे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हम्म। हम हम्म। स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम प्रोफेशनल हैं, हम हम्म। ऑलरेडी किसी कॉर्पोरेट में ऐसी पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो हम्म। उसके हिसाब से हम अपने गोल डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट लेवल पे है, प्रोफेशनल लाइफ में अभी नहीं गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको 6 माह का, 1 साल बाद आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, हम्म। तो ऑब्वियसली आपको उसकी तैयारी करनी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 साल बनाऊंगा, 5 साल बाद मैं मैट्रिक का एग्जाम या सेकेंड ईयर का एग्जाम दूंगा, ठीक है। हम्म। तो वो आपको 6 माह और 1 साल के स्पैम ऑफ टाइम में। अच्छा, इन सारी चीजों में जो एक फॉर्मूला है कि गोल शुड बी स्मार्ट, ठीक है, कि स्पेसिफिक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था एक बच्चे के साथ जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है। अच्छा, वो कंफ्यूज था अपने कैरियर के हवाले से, ठीक है। वो चाह रहा था कि मैं अपना बिजनेस भी करूं, लेकिन चूंकि वो सेकंड ईयर में था तो उसके पास फाइनेंस नहीं थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसको फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि कोई गवर्नमेंट जॉब करे वो, ठीक है, कि आप सेकंड ईयर करते हो तो गवर्नमेंट जॉब करो ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपके जो साउथ पंजाब है उस साइड से था वो बच्चा, ठीक है। ठीक है। और जब उसको अपना एक शौक था वो वीडियोस वगैरह देख के कि मैं मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर बनूं, ठीक हाँ है। ठीक है। हाँ, जब उसके साथ सेशन का एंड हुआ, कंक्लूजन ये था कि सबसे पहले उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। सेकेंड ईयर का एग्जाम क्लियर करेगा एंड देन इतने अच्छे मेहनत करके इतने नंबर लेके आएगा, कल को वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, ठीक है। और जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, इफ ही कैन अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, अगर वो उस टाइम गवर्नमेंट की जॉब करेगा या सीएसएस का एग्जाम करेगा तो वो उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और इसी बिल्कुल। तरह कल को जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी, वहां से कोई अर्निंग उसकी होगी, इनकम आएगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसने बिजनेस करना है तो वो आफ्टर सम इयर्स, ये लॉन्ग टर्म गोल्स में होगा, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी सुकून। तरह जो आपने बात की, अच्छा इसमें एक और रिमाइंडर है अपने लिए कि आप अपनी नोटबुक बनाएं जिसको आप डेली देखें, जो जिस तरह आपने बात की उसमें नोट डाउन करें। अच्छा, इसका एक और लेवल ये होता है कि आपने जो वीकली या मंथली गोल बनाया है, अपना टारगेट सेट की है, ठीक है, उसको कमरे में या ऐसी जगह पे आप दीवार के साथ हैंग कर लें जहां पे गुजरते हुए आपकी नजर पड़ती रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक माह का टारगेट बनाया है कि मैंने अपना 5 kg वेट लूज करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं अपने कमरे में एक पेपर पे लिख देता हूँ कि ये उसके लिए मैंने अचीव करने के लिए ये चीजें करनी है। अब उसका ठीक है। फायदा क्या होगा कि साइकोलॉजिकली जब वो चीज मेरी नजर में आएगी या मैं उसको देखूंगा, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मेरा माइंड उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करेगा, इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग, जब मैं सो भी रहा हूँ, ठीक है। तो उसके रिजल्ट बेनिफिट उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पहले तो ये देख लें कि आप कौन से लेवल पे हैं, उस लेवल के हिसाब से अपने स्मार्ट गोल्स को डिफाइन करें और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को डिफाइन करें। अगर आपका ये प्लान है कि मैंने पीएचडी करनी है, ठीक है, पीएचडी इज अ योर लॉन्ग टर्म गोल।
अच्छा, पीएचडी करने से पहले आपको मास्टर्स और एमफिल भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सेकेंड ईयर क्लियर किया, आपको बिल्कुल। बैचलर मास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीएचडी को परस्यू करेंगे। तो वो जो एमफिल करना, मास्टर करना, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल में है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स मिलके आपको लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके जाएंगे। दैट्स द कंक्लूजन। ऐसे ही है। सही हो गया, सही हो गया ऐसी भाई, ग्रेट। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास यहाँ पर आया नोमान की तरफ से। नोमान कह रहा है कि अगर पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी करियर चॉइस के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप अपनी चॉइस को फॉलो करें, परसू करें, या पेरेंट्स की बात को माने? बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आमतौर पर हमें यही सवाल हमारे पास आता है कि जी क्या करें, पेरेंट्स की तरफ से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। पेरेंट्स जो है वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि भाई तूने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। अच्छा नोमान, आमतौर पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर ये है कि आमतौर पर ये होता है कि पेरेंट्स को, बेचारों को पता नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, हमारे पास फील्ड्स क्या क्या मौजूद हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मौजूद हैं। तो पेरेंट्स जो अपनी जगह पर रह के जिस चीज के ऊपर जिद कर रहे होते हैं वो ये होती है कि उनके नजदीक वो चीज बेहतर है आपके लिए। पेरेंट्स कभी भी अपनी औलाद के लिए मतलब जानबूझकर बुरा नहीं सोचते हैं, या पेरेंट्स कभी भी अपनी औलाद से जानबूझकर किसी चीज पे जिद नहीं लगाते हैं, ये मेरा मानना है, राइट। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और मैंने बहुत सारे केसेस डील किए हैं, उसके अंदर भी अल्टीमेट जो रिजल्ट निकलता है वो ज्यादातर ये होता है। मे बी आपका रिजल्ट, आपका जो सर्कमस्टांसिस है, आपका जो केस है वो शायद थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं है, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि यार दुनिया में, और अगर आप फर्ज कर लें किसी छोटे शहर से हैं, तो ये वो चीज़ होती है जैसे जिसे कहते हैं, एक मिसाल है उर्दू की कि कुएं का मेंढक, राइट। तो हम होते हैं कुएं का मेंढक, हमने सिर्फ कुआं देखा होता है। अब हमें पता नहीं है कि यार समंदर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, समंदर के अंदर कौन कौन सी मछलियां मौजूद हैं, कैसे कैसे पौधे मौजूद हैं, समंदर कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जो हमारा कुआं है, हम उसी को सब कुछ समझ रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं कि यार यही अपॉर्चुनिटी है। अब जाहिर सी बात है, उस कुएं के अंदर जो चीज अच्छी लग रही होगी हमारे लिए, तो वही चीज बेहतर है ना। तो अब ये देखना है कि आपके शहर में या आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। दूसरी चीज मैटर करती है आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या उस फैमिली में ज्यादातर डॉक्टर्स तो नहीं है। ज्यादातर डॉक्टर्स हों तो एक प्रेशर बिल्ड होता है कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, या एक फैमिली ऐसी होती है जहां पर कोई डॉक्टर नहीं होता, वहां पर भी ये ख्वाहिश होती है कि कोई डॉक्टर नहीं है तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा और चीजें होती हैं जैसे पेरेंट्स की। आसिम, मैंने ये देखा है कि आमतौर पर ये भी होता है कि पेरेंट्स जो खुद नहीं बन सकते अपनी लाइफ के अंदर, किसी मौके पर जो खुद कुछ नहीं बने, उनकी ये ख्वाहिश डेवलप हो जाती है कि हमारा बच्चा ये बने। मिसाल के तौर पर अगर मेरे बाबा जो है, अगर वो डॉक्टर नहीं बन सके अपने ज़माने में, उनकी लाइफ गुजर चुकी, उन्होंने अपना सारा करियर वगैरह गुजार लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में डॉक्टर की वो एक जो क्रेज़ है, जो एक जिसे कहते हैं ना एक इंस्पायरेशन है, वो मौजूद होती है। उसकी वजह से उनके अंदर ख्वाहिश होती है कि अगर मैं नहीं बना तो मेरा बेटा डॉक्टर बने। अगर आपके बाबा की ख्वाहिश थी कि यार वो आर्मी ऑफिसर बने या एयर फोर्स के अंदर जाए, और उन्होंने टेस्ट दिया और वो टेस्ट के अंदर फेल हो गए, वो नहीं जा सके, अब वो सारी जिंदगी की जो ख्वाहिश है ना, वो आपके बाबा के माइंड के अंदर एक बिल्ड होती रहती है कि अब जो मेरा बेटा है मैं इसको आर्मी ऑफिसर बनाऊंगा, जो मेरा बेटा है मैं इसको एयरफोर्स के अंदर भेजूंगा, उसको सलूट लगेंगे, वो अफसर बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने पेरेंट्स को एजुकेट करने की कोशिश करनी है, उनको रियलाइजेशन करवाने की जरूरत है कि दिस इज 2020, 21वीं सदी है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब डॉक्टर और इंजीनियर से आगे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर 17 साल का बच्चा यूट्यूब का चैनल बनाकर किसी डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाता है। आपको दिखाना पड़ेगा कि डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं सोसाइटी के अंदर, ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, एप्लीकेशन है, आईटी की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेरे ख्याल में 90% पेरेंट्स को तो पता ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, राइट। तो ये चीज है कि आपने उनको एजुकेट करना है, आपने उनको थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल करें, उनके सामने बैठकर मुद्दबाना अंदाज में और मुखलिसाना अंदाज में उनको इज्जत के साथ उनको इसके ऊपर एजुकेट करने की कोशिश करें, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन करवाएं। दूसरी चीज़ जो होती है, जो मैंने देखा है अब मेरे 90% केसेस के अंदर, ये होता है कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज होता है, उसको खुद ही उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता जो वो करना चाह रहा है।
राइट। जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद को 100% श्योरिटी नहीं है कि जो चीज आप चूज कर रहे हैं क्या वाकई ये आपको परसू करना चाहिए, क्या वाकई ये आपकी परसू करने की चीज है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप किसी दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। तो अगर तो आप अपने आप को कन्विंस कर लें कि यार ये चीज जो है मैं परसू करना चाह रहा हूँ, ये उस चीज से बेहतर है जो मेरे पेरेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेंगे फिर आपके पास एक आर्गुमेंट डेवलप हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पेरेंट्स के आगे रखने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कि किस तरह से जो आप परसू करना चाह रहे हैं वो बेहतर है उसकी निस्बत जो पेरेंट्स विश कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको कंसीडर करके, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा। तीसरे नंबर पर चीज आती है करियर कोच की या करियर काउंसलर की। आप अपने पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग रखवा सकते हैं, किसी करियर काउंसलर की, किसी करियर कोच की, जिसके अंदर वो आपके पेरेंट्स के साथ डायलॉग करें। और आगे कोच का काम है कि वो किस तरह से इस चीज को उनके अंदर से डिग आउट करता है कि क्या चीज उनके बच्चे के लिए बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं है। तो आपका काम ये तीन चीजें हैं। एक ये कि अपने पेरेंट्स को एजुकेट करें, दूसरे नंबर पर अपनी जात के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर उस करियर के हवाले से कॉन्फिडेंस पैदा करें जो आप परसू करना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पर अपने पेरेंट्स को किसी प्रोफेशनल के साथ लिंक करवाएं जो उनको थोड़ा सा इस बारे में काउंसल कर सके, गाइड कर सके। थैंक यू जी। आसिम, आप इसके अंदर कोई अपना इनपुट देना चाहेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर दिया, मेरी भी इनपुट की जरूरत है इसमें भी। यार जरूर जरूरत है, हर बंदे की ओपिनियन की जरूरत है यार, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल अच्छा, इसमें एक दो चीजें हमने देखनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पेरेंट्स अब घर वाले नहीं मानते तो वो बगावत पे उतर आते हैं कि ये तो मैं करके छोड़ूंगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा आपका खैर ख्वाह है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी फैमिली है। ठीक है, जिस तरह आपने बात की कि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। ठीक है, अवेयरनेस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको भी अवेयरनेस है या नहीं जो चीज आप करना चाह रहे हैं। यही तो चीज, यही बात। सबसे पहले आप खुद को अवेयर कर लें, उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते किसी चीज पे तो आप उनको अवेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, मोस्टली होता है कि जल्दी आराम से नहीं माना जाता। ठीक है, उसमें जिस तरह आपने बात की कि किसी प्रोफेशनल को इंगेज किया जाए, कोई कोच हो सकता है, काउंसलर हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंस होता है, जो आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, कोई खाला आप होती उसकी है, खिदमत, कोई जी ताया बिल्कुल, आप होता है। उसकी खिदमत ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले उनसे डिस्कस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि ये चीजें ऐसे हैं, इसका एंड रिजल्ट ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, इसका आउटकम ये होगा। उसके बाद उनसे डिस्कस करें, वो फिर आगे आपके पेरेंट्स से बात करें, फिर मेरे ख्याल से मोर देन 95% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक हो गया आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में नुमान भाई आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सर, रिस्पांस तो आ गया नुमान भाई का। ओके, सो दैट वाज आवर सेशन अबाउट हाउ टू चूज अ करियर। और 1 घंटे का आपने प्लान किया था, 2 घंटे होने वाले आसिफ भाई, और जी बिल्कुल। टाइम का हमें पता नहीं चला है। क्या आसिफ भाई यही यही पैशन है क्या, आपको टाइम का पता नहीं बिल्कुल चला यार? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपको इसके पैसे मिल रहे हैं कोई? बिल्कुल नहीं, नहीं अगर मिल रहे आपको ना, कोई देखिए। इरादा है तो मुझे बता दें वैसे। नहीं, मैं ये क्लैरिटी करना चाह रहा हूँ कि देखिए आप बगैर पैसों के 2 घंटे अपने दे रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आपको टाइम का भी पता नहीं चल रहा। दैट मीन्स यार आसिम भाई, आप और मैं शायद कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक किसी सही ट्रैक पे मौजूद है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पापड़ बहुत बेले पापड़ वो फिर बहुत यू हैव बेले टू पे द प्राइस, यू वो हैव जो टू पे हमने द बात की प्राइस। है। यस, ठीक यू है, हैव टू पे द कभी प्राइस। घर वाले नहीं मानेंगे। ठीक है, कभी घर वाले नहीं मानेंगे, कभी कोई नहीं मानेगा, उनको कन्विंस करना है वो कन्विंस नहीं होंगे। ठीक है, फिर अच्छा एक खास एज आपकी आती है जिसके बाद आपके ऊपर पर्सनली ये प्रेशर पड़ता है कि मेरी एज हो गई है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मुझे कमाना भी है, मेरी फैमिली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिक्सअप करके एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अच्छा, उस प्रेशर में सरवाइव करना वही इंसान सरवाइव करेगा जो वाकई ही दिल से, जिसका वाकई ही पैशन होगा। ठीक है, वरना ब्रस्ट कर जाएंगे। ठीक है, ऐसी एक है, दफा करेंगे, दूसरी दफा, तीसरी दफा आप उठा के चीजें फेंक देंगे, मेरे से नहीं होता, फिर आप वही ऐसी है, करेंगे जो बाकी लोग आपको कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। और बिल्कुल ठीक है। इसमें इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिंदगी एक दफा मिलती है। ठीक है,
अपनी असेसमेंट करें, ठीक है, अपना टारगेट रख लें या पर्पस डिफाइन कर लें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। एक शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के बाद एक दूसरा रखें, ठीक है, इससे तो आपकी एक तो मोटिवेशन बरकरार रहेगी, ठीक है, और दूसरा ये है कि एक अचीव करेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ अचीवमेंट वाला जो फैक्टर है वो आएगा, जो आपको मजीद मोटिवेट करेगा एक दूसरा गोल अचीव करने के लिए। इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में मेंटोर्स को ऐड करें, ठीक है, कोच को ऐड करें, ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, उनका मशवरा, राय और उनके एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है। उसके बाद अपने टारगेट को अचीव करें। सिर्फ टारगेट को अचीव नहीं करना, अल्टीमेटली आपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना आप फिर उन लाखों इंसानों की तरह आएंगे जो इस दुनिया में आए थे और मिट गए और उनका नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल। आप कुछ कर जाएंगे तो अगले 100 साल, 200 साल, 1000 साल भी लोग आपको याद रखेंगे। That's all from my side. Thank you. थैंक यू वेरी मच आसिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच अ ग्रेट सेशन इट वाज, बहुत मजा आया मुझे भी करियर के हवाले से जो हमने डिस्कशन की है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक छोटा सा पार्ट था हमारा करियर के हवाले से, और जिसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की कि हम आपके सामने कम से कम उन एस्पेक्ट्स को डिटेल के अंदर रख दें कि आपने किन चीज़ों को कंसीडर करना है और किन चीज़ों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। और आसिम भाई की जो अभी लास्ट के अंदर बात थी कि पेरेंट्स जो है वो किसी के साथ जो है वो बुरा नहीं चाहते हैं और खैर ख्वाह होते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि पेरेंट्स जानबूझकर आपके लिए बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में फिर भी आपके साथ कभी ना कभी बुरा हो जाता है। दैट्स द लाइफ, दैट्स द एक्सपीरियंस। और जिंदगी इसी का नाम है कि जब आपके खैर खा, आपके बड़े, आपके पेरेंट्स आपके लिए चाहते वो हैं जो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन जैसे कुरान में अल्लाह कहता है कि जिसको तुम बेहतर समझ रहे हो जरूरी नहीं कि उसके अंदर खैर हो, या जिसको तुम शर समझ रहे हो जरूरी नहीं कि उसके अंदर शर हो। तो इस तरह से इन चीजों नहीं है कि जो फैसले हों वो मशवरे के साथ तो हों, लेकिन सही बंदे के साथ मशवरा होना चाहिए, और उसके अंदर सही बंदा वो होगा जो एक नॉलेज रखता हो चीज़ों को, जो इन चीज़ों के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपकी सही मायनों में मदद कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है और आपको एम्पावर कर सकता है प्रैक्टिकली, राइट। तो इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। और ये चीज़ जो मैंने आखिरी जुमला बोला है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई कर दूं, जो मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को भी कहता हूं, अपने कोची से जब हम डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं उसके अंदर भी ये बात करते हैं। जैसे आसिम ने बात की कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ज़िंदगी आपकी है। आज अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे, उनका साया हमेशा आपके सर पर कायम रखे। लेकिन आम तौर पर होता ये है कि हम सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। ख़ास तौर पर मैं जब ये लड़कियों से बात करता हूँ कि लड़कियों की ज़िंदगी तो वहाँ से ही अलग हो जाती है जब वो किसी और के घर जाती हैं, राइट। तो आपका अपने पेरेंट्स के साथ जो साथ है इस ज़िंदगी में वो हमेशा के लिए नहीं है। और ज़िंदगी किसी मोड़ पर, चाहे आपको अब्रॉड जाना पड़ जाए, चाहे आपको नौकरी के लिए कहीं और जाना पड़ जाए, या चाहे अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को या हम या बड़ों को, बुजुर्गों को, जिनकी वजह से या जिनको खुश करने के लिए हम कुछ फैसले करते हैं, वो किसी वजह से हमारे साथ ना रह पाए, तो उसके बाद हम अकेले होते हैं। और उस अकेले सफ़र के अंदर हम सोच रहे होते हैं कि मैंने जिसके लिए ये फैसला किया था आज तो वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, आज तो वो मेरे साथ यहाँ पर है नहीं, और मैं अकेला हूँ इस रास्ते में खड़ा। मैंने अकेले ये सफ़र तय करना है, मेरी ज़िंदगी थी, मैंने अकेले ये जीनी है, तो अब मैं किस तरह से इसको पूरा करूँगा, किस तरह से इसको कंटिन्यू करूँगा। तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो सिचुएशन होती है, उसमें फ्रस्ट्रेशन होती है और अफसोस होता है, थोड़ा सा गिल्ट होता है। जो आसिम भाई ने कहा कि काश मैं ये कर लेता, तो वहाँ पर काश, अगर, मगर, ये तीन अल्फाज हैं जो कूद कर आपके सामने आते हैं हर चीज़ के अंदर, कि काश मैंने ये कर लिया होता, अगर मैं ये ना करता तो ये हो जाता, अगर मैं वो कर लेता तो ये हो जाता, राइट। तो इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है और इन सब को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। और हमें बहुत सारा अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे सेफ, स्टे होम और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।